हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास बिजनेस स्टैट्स का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको इसकी यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की जितने भी थ्योरेटिकल कंटेंट है वो सारा और सारे आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे एक ही वीडियो के वन शॉट रिवीजन वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। जो भी टॉपिक आपके एग्जाम के सिलेबस में दिए गए हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, जितना भी आपका थ्योरेटिकल कंटेंट जिसमें से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, और साथ में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं उनके जो फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसकी वन शॉट रिवीजन। सबसे पहले आपको कंसेप्ट बता दूं क्या क्या कवर करना है आपको इसमें जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज इंक्लूडिंग अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड ओवरव्यू ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मोमेंटम, कंप्यूटेशन एंड सिग्निफिकेंस, स्क्यूनेस एंड क्यूरिटीज। इतना कंसेप्ट आपको कवर करना है इसमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग होगी सबसे पहले आपकी स्टैटिस्टिक होती क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ टर्म व्हिच हैज सेवरल मीनिंग इन प्रैक्टिस। द वर्ड स्टैट्स कैन बी यूज्ड इन टू सेंस, मीन टू डिस्क्राइब वैल्यू विच समराइज डाटा सच एज परसेंटेज और एवरेज, और टू डिस्क्राइब द टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिक्स का मतलब हर जगह पर अलग अलग होता है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के दो मीनिंग आते हैं। एक ऐसी वैल्यू जो आपके डेटा को समराइज कर दे, जिसे हम कह सकते हैं या तो परसेंटेज या एवरेज, वो आपकी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। या फिर स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर मतलब हो जाता है एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड जो एक टॉपिक को डिस्क्राइब करे। स्टैटिस्टिक इज रिगार्डेड एज कॉमनली एज डेटा व्हिच इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और सर्टेन वेरिएबल और कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, द नंबर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इन अ सिटी। स्टैटिस्टिक्स का मतलब और क्या होता है, कॉमनली हम डेटा को कहते हैं, जो कि एक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कई सारे वेरिएबल और कैरेक्टरिस्टिक्स का। It is a body concept and method used to collect and interpret data concerning a particular area of investigation or to draw conclusion in situation where uncertainty and variation are present। ये क्या है, एक तरीके के कंसेप्ट और मेथड हैं जो कि हम किस लिए यूज करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने के लिए और उसे इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। स्कोप क्या क्या होता है, तो स्टैटिस्टिक इज मच इंपॉर्टेंट इन एवरी स्फीयर एज इट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले ये हर जगह पर जरूरत होता है क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर देता है। द फैक्ट एंड फिगर व्हिच कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिकल डाटा कैन नॉट अससिमुलेटेड जस्ट बाय लुकिंग एट देम। द स्टैटिस्टिकल मेथड इफेक्टिवली मेक दिस डेटा एज सिंपल एज पॉसिबल। जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स डेटा को जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल कर देते हैं। फिर आता है स्टैटिस्टिकल मेथड प्रोवाइड द वे एंड मीन ऑफ मेजरिंग रिजल्ट ऑफ वेरियस पॉलिसीज सच ऑन इकोनॉमिक, ट्रेडिंग, बैंकिंग एटसेट्रा। जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं वो हमें अलग अलग तरीके की जो पॉलिसीज होती हैं उन्हें मेजर करने में उनके तरीके प्रोवाइड करवाते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल मेथड रेंडर अ सर्विस इन स्टडीइंग द रिलेशनशिप दैट exist between two or more phenomena in all type of economic and business studies. The importance of observing relationship between different phenomena is very great। और स्टैटिस्टिक का क्या यूज होता है, ये हमें दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप समझने में मदद करते हैं, रिलेशनशिप को स्टडी करने में हेल्प करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। फिर द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेन बाय ह्यूमन कैन इनहांस एसिमुलेटेड बाय साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सो एज टू इजीली अंडरस्टैंड, डिस्क्राइब एंड मेजर द इफेक्ट ऑफ एक्शन टेकन बाय हिम और बाय अदर। और स्टैटिस्टिक किस चीज में हेल्प करती है कि एक पर्सन के जो एक्शन है उसका दूसरे लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दूसरी चीजों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसे समझने में, डिस्क्राइब करने में और मेजर करने में हेल्प करती है। फिर द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक इज इंपॉर्टेंट टू कॉमन मैन इन एवरी वॉक ऑफ हिज लाइफ। इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इन ऑल फील्ड वेयर द ह्यूमन स्टेप इन। बाकी ये जहाँ जहाँ ह्यूमंस होते हैं वहाँ वहाँ स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स आर इन फैक्ट इनसेपरेबल। फिर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिना स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर द स्टैटिस्टिकल टूल्स सच एज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा डील विद प्रॉब्लम ऑफ अनसर्टेनिटी एंड आर फाउंड टू यूजफुल इन मेकिंग वाइज डिसीजन। और किस चीज में हेल्प करते हैं, जो ये आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, कलेक्ट, टेबुलेट और एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये सारे जो टूल्स हैं इनकी मदद से एक वाइज डिसीजन आप ले पाते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्कोप हो गया कि स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या स्कोप है। फिर आता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जो स्टैटिस्टिक्स में डेटा होना चाहिए वो न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, थ्योरेटिकल डेटा का यूज हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं कर सकते हैं।
फिर आता है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, स्टैटिस्टिक डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इंडिविजुअल केस। ये कलेक्शन ऑफ डेटा पर वर्क करता है, इंडिविजुअल डेटा के ऊपर वर्क नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर, जो डेटा हैगा वो एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए, तभी स्टैटिस्टिक्स वर्क कर पाएगा। फिर है स्टैटिस्टिक मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड देम। स्टैटिस्टिक्स का यूज करने के पीछे कोई पर्पस होना चाहिए कि हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू मार्क्ड एक्सटेंट बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉज। क्या बोला है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर कई सारे ऐसे कॉज भी होते हैं जिन्हें हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं, तो कई सारे ऐसे कॉज भी उसमें मिल जाते हैं। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो हम परफॉर्म करेंगे स्टैटिस्टिक टूल्स या मेथड का यूज करेंगे, उन्हें हमें एक सिस्टमैटिक मैनर में यूज करना होता है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स का यूज हम ज्यादातर किस लिए करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई स्टैटिस्टिक्स की। लिमिटेशंस में क्या क्या आ जाता है, तो स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिनन, सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों को स्टडी कर पाता है स्टैटिस्टिक, क्वालिटेटिव चीजों को नहीं कर पाता है। फिर स्टैटिस्टिक डेटा डू नॉट रिवील ऑल द फैक्ट, सिर्फ जितनी चीजें हम एनालाइज कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे, उतनी ही चीजें बता पाता है। पॉपुलेशन के बारे में या डेटा के बारे में सारी चीजें स्टैटिस्टिक नहीं बता पाता। फिर है स्टैटिस्टिकल लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। जो स्टैटिस्टिक्स के लॉज होते हैं या रूल्स होते हैं, वो सिर्फ एक एवरेज पर सही होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते हैं। फिर है स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल आइटम्स को स्टडी नहीं करता है, ये इसकी लिमिटेशन है। इट इज लायबल टू बी मिसयूज, स्टैटिस्टिक्स का हम मिसयूज भी कर सकते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। फिर स्टैटिस्टिक ऑफन लीड टू फॉल्स कंक्लूजन, कई बार स्टैटिस्टिक से क्या होता है, फॉल्स कंक्लूजन भी आ जाता है क्योंकि एक एवरेज पर ये वर्क करता है। फिर द स्टैटिस्टिकल डेटा मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी स्टेबल थ्रू आउट द स्टडी। जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा होना चाहिए वो कैसा है, स्टेबल डेटा होना चाहिए। अगर डेटा यूनिफॉर्म नहीं है, फ्लक्चुएट करता है, तो ये ढंग से काम नहीं करता, ठीक है। तो ये आपकी इसकी लिमिटेशन हो जाती है। अब स्टार्ट होता है आपका कंसेप्ट सेंट्रल टेंडेंसी का। तो द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द मोस्ट वेल नोन मेजर ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड आर कॉल्ड जनरल एज एवरेज। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। एन एवरेज इज डिफाइंड एज वैल्यू दैट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेट ऑफ डेटा। एवरेज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करे। The value tend to lie centrally within a set of arranged data according to magnitude. Thus, average are termed as measure of central tendency. जो ये एवरेज वैल्यू होती है वो डेटा के सेंटर में लाई करती है, इसीलिए हम इसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। कौन कौन से सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होते हैं, तो इसमें आ जाता है आपका अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन, उसके अलावा मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये सारे आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेज अमंग ऑल द अर्थमेटिक मीन सिंपली मीन इट इज मेजर ऑफ सेट ऑफ वैल्यू डिफाइंड एज सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। अर्थमेटिक मीन जो ये है सबसे कॉमन मीन हैगा एवरेज निकालने का। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो टोटल डेटा होता है उसे नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया जाता है, आपका अर्थमेटिक मीन निकल कर आ जाता है। ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, वरना डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है, जो आपको टोटल डेटा है उसे आप नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दें, आपका निकल के आ जाता है। अब अलग अलग तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उनके लिए बता रखा है। अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कोई उसमें दो आइटम नहीं है, सिंगल आइटम है, सिंगल फॉर्म में डेटा दे रखा है आपको, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। ये आपका फॉर्मूला दिया गया है 1/n करके, ये आप कर सकते हैं, वरना आपको मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली जो वीडियो करवा रखी है उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। आप फॉर्मूला याद मत करिए, अगर नहीं होता आप मेथड याद कर लीजिए किस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दे रखी है, अगर आपको देखनी है तो आप देख लीजिए। मैं सारा थ्योरेटिकल कंटेंट आपको कवर करवाने वाला हूँ। ग्रुप डेटा के लिए क्या होता है, तो आपको ये स्टेप्स दे रखे हैं ग्रुप डेटा के लिए। ये आपको थ्योरी में स्टेप्स नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको प्रैक्टिकल में करने के लिए आएगा क्वेश्चन में, तो वो हम प्रैक्टिकल वाली वीडियोस में देखेंगे, इसमें हम इसे कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जब हम कोई वेट एसोसिएट करके उसके बाद मीन कैलकुलेट करें तो वो कहलाता है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला ये होता है आपका, ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दी है, साथ में सॉल्यूशन भी दिया है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा अगर आपको करना हो, ठीक है।
अब आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थमेटिक मीन के अर्थमेटिक मीन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो इट इज सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट, सबसे इजी होता है समझने में और कंप्यूट करने में। बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू, हेंस इट इज कंसीडर्ड एज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा, इसके अंदर सारी वैल्यू को इंक्लूड करा जाता है, इसलिए मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है ये डेटा का। इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर डेटा दैट हैव एक्सट्रीम वैल्यू एट वन एंड। ये क्या होता है, जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, मतलब हमारी जो स्टार्टिंग एंड की वैल्यू होती है उनसे अफेक्ट होता है, मिडल ऑफ द वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसे हम इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन करके कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट मेजर रहेगा हमारा मीडियन। तो अ मेजर ऑफ लोकेशन विच इज कंसिडर्ड टू बी अल्टरनेटिव टू अर्थमेटिक मीन इज द मीडियन। लोकेशन का एक मेजर जो कि हम अर्थमेटिक मीन के अलावा यूज कर सकते हैं लोकेशन जानने के लिए, तो वो होता है आपका मीडियन। द मीडियन ऑफ सेट ऑफ आइटम आर वैल्यू विच आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज आइदर द मिडल वैल्यू और द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू। मीडियन क्या होता है, जब हम डेटा को एक सीक्वेंस में लगा दें उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो मीडियन होता है वो क्या होता है, अब तो आपकी सेंटर वाली वैल्यू, और अगर सेंटर में आपकी दो वैल्यू लाई करती हैं तो उन दोनों का अर्थमेटिक मीन आपका मीडियन कहलाता है। इट इज द वैल्यू विच डिवाइड द डेटा इन टू इक्वल हाफ्स। ये जो मीडियन होता है वो क्या होता है, जो डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वो कहलाता है आपका मीडियन, वो वैल्यू। फॉर ए गिवन सेट ऑफ डेटा मीडियन इज डिटरमाइंड बाय, अब अगर एक सेट ऑफ डेटा है तो उसका मीडियन कैसे कैलकुलेट कर रखते हैं, ये आपको स्टेप बता रखे हैं, ये आपको स्टेप दे रखे हैं, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा, थ्योरेटिकल में आपको नहीं आने वाला है। ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है मीडियन की, अगर आपको आता है तो आप इसे यहाँ सॉल्व करके देख सकते हैं। ये ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का और डिस्क्रीट का, तीनों तरीके की सीरीज का इसमें बता रखा है, सबकी इलस्ट्रेशन दे रखी है। अगर आपको सॉल्व करनी है तो आप इसमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो इट इज एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू अर्थमेटिक मीन व्हेन एक्सट्रीम वैल्यू आर प्रेजेंट एट वन और बोथ एंड ऑफ डेटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेटा है हमारे पास उसमें एक्सट्रीम वैल्यू है, तो फिर आप मीडियन का यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ अर्थमेटिक मीन। इट कैन बी यूज्ड व्हेन सर्टेन एंड वैल्यू ऑफ सेट और डिस्ट्रीब्यूशन आर डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव और इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन, पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट टू लाइव डेटा। इसके अंदर अगर जो एंड की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव है या इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन है, तो आप मीडियन का यूज़ करके उसकी मिडल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल ऑफन एज्यूम अ वैल्यू इक्वल टू वन ऑफ द ओरिजिनल आइटम विच इज कंसिडर्ड एज एडवांटेज ओवर द मीन। ये जो एक वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल आइटम की एक वैल्यू होती है, तो ये मीन से ज़्यादा एक तरीके से आपकी एडवांटेज कंसिडर्ड करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा मोड क्या होता है। तो द मोड ऑफ अ सेट ऑफ नंबर इज दैट वैल्यू विच ऑकर मोस्ट ऑफन और विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। डेटा के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार ऑकर हुई है, उसे कहा जाता है उस डेटा का मोड। इट वुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज मोस्ट कॉमन वैल्यू, जिसे हम और क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन वैल्यू, मतलब सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सी वैल्यू आई है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता रखा है यहाँ पे आपको, इसकी ये इलस्ट्रेशन दी गई है। फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है उसके स्टेप दे रखे हैं, फॉर्मूला दे रखा है आपको, ये इसकी इलस्ट्रेशन है आपकी। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है मोड की। तो इट इज एन अल्टरनेटिव टू अदर मेजर सच एज मीन एंड मीडियन, पर्टिकुलरली इन सिचुएशन रिक्वायरिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू, मोस्ट पॉपुलर वैल्यू टू रिप्रेजेंट डेटा। ये अल्टरनेटिव कब यूज किया जा सकता है मीन और मीडियन की जगह, जब हमें ये फाइंड करना हो कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार ऑकर हुई है डेटा के अंदर, तब हम मोड का यूज करते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इन्वॉल्व सिंपल कैलकुलेशन, ये हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और कैलकुलेट भी सिंपली हो जाता है। इट कैन यूज्ड व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओपन एंडेड क्लास, ये काम हम यूज करते हैं जब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी क्लास कैसी है, ओपन एंडेड क्लास है, तब हम इसका यूज करते हैं। इट इग्नोर एक्सट्रीम वैल्यू हाउएवर अफेक्टेड बाय मोस्ट पॉपुलर क्लास व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्निफिकेंटली स्क्यूड। ये एक्सट्रीम वैल्यू को इग्नोर करता है, लेकिन जब अगर डेटा जो है वो बहुत ज्यादा स्क्यूड है, मतलब फैला हुआ है, तो ये अफेक्ट हो जाता है। फिर इट इज नॉट यूनिक, समटाइम मोड में नॉट एग्जिस्ट, समटाइम देयर एग्जिस्ट अ सिंगल मोड और टू और मोड। जो मोड है वो यूनिक नहीं होता, जरूरी नहीं है कि मोड हो ही हर डेटा का, किसी डेटा का मोड नहीं होता है, किसी में सिर्फ एक ही मोड होता है, किसी में एक से ज्यादा मोड भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है मोड की। ये आपको रिलेशनशिप बता रखी है, अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होती है। तो मीन माइनस मोड इक्वल होता है आपका 3 इंटू मीन माइनस मीडियन के।
अब इसी एक इक्वेशन को दो और तरीके से बता रखा है, मोड और मीडियन की फॉर्म में, तो वही सेम इक्वेशन है, एक आप याद कर लीजिए, बाकी आप रिलेशन निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन और वेरिएशन ऑफ डेटा इज डिफाइंड एज डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू। डिस्पर्जन को हम और क्या कहते हैं, डिस्पर्जन को हम वेरिएशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा डेटा है वो कितना स्प्रेड हो रखा है, कितना फैल रखा है, उसे कहा जाता है डिस्पर्जन। In order to able to form a fair idea of data, it become necessary to study the characteristic like spread or dispersion of the individual value of data set from the averages through some other measure called measures of dispersion। तो डेटा को अच्छे से समझने के लिए, उसका फेयर आइडिया लेने के लिए क्या जरूरी होता है कि जो डेटा की कैरेक्टरिस्टिक है कि डेटा कितना स्प्रेड हो रखा है, कितना डिस्पर्स हो रखा है, ये देखा जाए एक इंडिविजुअल वैल्यू से, जो कि उसकी एवरेज से देखा जाता है कि एवरेज जो वैल्यू है उससे डेटा कितना डिस्पर्स हो रखा है, तो उस चीज को कहा जाता है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होती है डिस्पर्जन मेजर करने की, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। जो हमारा डेटा है उसकी जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो सेंट्रल वैल्यू से कितनी डिस्पर्स हो रखी है, कितनी स्प्रेड हो रखी है, वो बताता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ डेटा, और ये हमें डेटा का पैटर्न समझने में हेल्प करता है। They provide additional information based on which the reliability of measure of central tendency is judged। ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जिसके बेसिस पर हम जो रिलायबिलिटी है कि सेंट्रल टेंडेंसी की उसे जज कर पाते हैं। फिर दे विद द सपोर्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ डेटा। ये हमें सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर को सपोर्ट करता है और हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करता है कई सारे ग्रुप्स ऑफ डेटा का, ठीक है। फिर आता है वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मेजर करने के कौन कौन से मेजर्स होते हैं, तो द रेंज, द मीन डेविएशन, द क्वार्टाइल डेविएशन, द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चार मेजर होते हैं डिस्पर्जन मेजर करने के। रेंज क्या होती है, द रेंज ऑफ सेट ऑफ अ वैल्यू आइटम इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इट डिफाइंड एज न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आइटम इन अ सेट। जो रेंज होता है वो सबसे सिंपल मेजर होता है डिस्पर्जन मेजर करने का। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो आपका डिफरेंस होता है लार्जेस्ट वैल्यू का और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है उसे रेंज कहा जाता है। मतलब लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आप माइनस कर देते हैं जो भी डेटा में दी गई है, तो आपकी रेंज निकल कर आ जाती है। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इट्स सिंप्लिसिटी। जो इसका एडवांटेज है इस मेथड का वो क्या है कि ये सबसे सिंपल मेथड होता है। आपका फॉर्मूला दिया है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन में लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दी है, सॉल्यूशन दिया है, साथ में दूसरी इलस्ट्रेशन और सॉल्यूशन दिया है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है रेंज की, तो द रेंज इज अ सिंपल कंसेप्ट एंड इजी टू कैलकुलेट। सिंपल होती है, इजी टू कैलकुलेट होती है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रेंज इज द फैक्ट दैट इट ओनली टेक टू वैल्यू इनटू अकाउंट एंड दस ओनली टू ऑब्वियसली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जो डिसएडवांटेज है इसका वो क्या है कि ये सिर्फ दो ही वैल्यू को इंक्लूड करती है, स्टार्ट की मतलब जो सबसे लोअर वैल्यू है वो और जो सबसे अपर वैल्यू है वो। तो इससे अगर एक्सट्रीम वैल्यू में कोई चेंज आता है तो उससे रेंज अफेक्ट होती है। The range is not associated with any measure of location and is not in further advanced statistical work। इससे हमें डेटा की कोई लोकेशन वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, ना ही इसका यूज हम किसी स्टैटिस्टिकल वर्क में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर रहेगा आपका वो है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ डिस्पर्जन दैट गिव द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आइटम एंड द मीन। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन डेविएशन को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन भी कहते हैं। ये हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस बताता है किसके बीच में, मीन और जो वैल्यू ऑफ आइटम है, मतलब जो डेटा है उसके और उसके मीन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो मीन डेविएशन आपका कहलाता है, ठीक है। मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप पहले डेटा का मीन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल आइटम से उसका डिफरेंस निकालेंगे। जब डिफरेंस निकल कर आ जाएगा तो उस डिफरेंस की एवरेज निकालेंगे, तो आपका मीन डेविएशन निकल कर आता है। ये इसका प्रोसेस होता है। The mean deviation is defined occasionally in terms of absolute deviation of the value from the median or other average instead of mean। कई बार हम मीन से डिफरेंस ना लेकर मीडियन और मोड से भी डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। फिर it is much more important measure than range since all the value of item in set are taken into account in its calculation। इसे हम अच्छा मेजर मानते हैं as compared to range, क्योंकि इसके अंदर हम सारी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं, उनको लेकर ही मीन डेविएशन कैलकुलेट करा जाता है।
ये आपको फॉर्मूलाज बता रखे हैं कि अगर सेट ऑफ नंबर्स है तो कैसे मीन डेविएशन कैलकुलेट होता है, अगर आपका ग्रुप डेटा है तो किस तरीके से होता है, ये आपके सारे स्टेप बता रखे हैं। तो स्टेप जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको फॉलो करने हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनसे नहीं आएगा। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो किस तरीके से आप मीन कैलकुलेट करेंगे ये आपको सारी स्टेप्स बता रखे हैं। इलस्ट्रेशन भी दे रखी है आपको साथ में, अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो इलस्ट्रेशन और सॉल्यूशन दोनों चीजें आप इनसे सॉल्व करके भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीन डेविएशन। तो द मीन डेविएशन कैन बी रिगार्डेड एज गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड है। यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक नेचर। एक जैसे नेचर के जो डिस्पर्जन होते हैं उनके बीच में क्या वेरिएबिलिटी है उसे मेजर करने में हेल्प करता है। इट हैज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट मीन डेविएशन डिफाइंड अबाउट मीडियन इज मिनिमम। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे अबाउट मीडियन, मतलब मीडियन कैलकुलेट करके उससे डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद एवरेज निकालेंगे तो मीन डेविएशन हमारा निकल कर आएगा। तो जो ये मीन डेविएशन होगा वो सबसे मिनिमम मीन डेविएशन होगा उस डेटा का, ठीक है। फिर इट्स प्रैक्टिकल डिसएडवांटेज इज दैट इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट इफ द मीन इज एनीथिंग अदर देन अ होल नंबर। डिसएडवांटेज कब हो जाता है, अगर मीन जो निकल कर आया वो हमारा होल नंबर नहीं है तो इसको कैलकुलेट करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर आता है बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस साइन द मीन डेविएशन इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू हैंडल थ्योरेटिकली एंड दिस इज नॉट यूज्ड इन एनी एडवांस एनालिसिस। इसके आगे मॉड्यूलस का साइन होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसे हम थ्योरेटिकली हैंडल नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी एडवांस एनालिसिस में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो द मोस्ट कॉमन यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज सिमिलर टू मीन डेविएशन। जो सबसे कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो क्या है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये मीन डेविएशन की सिमिलर ही है, उसी की तरह होता है कुछ। इट टेल्स अबाउट एवरेज डिस्टेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ आइटम इन द डेटा सेट फ्रॉम एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें क्या बताता है, एवरेज डिस्टेंस बताता है किसी वैल्यू का डेटा के अंदर एक वैल्यू से, किस चीज से, उस डिस्ट्रीब्यूशन के एवरेज से कितना डिफरेंस है, मतलब कितना डिस्टेंस है, वो चीज बताता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज डिफाइंड एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। ये कैसे निकलता है, जब हम स्क्वायर रूट ले लें किस चीज का, वैल्यू ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो ये हमारा निकल कर आता है। ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बता रखा है किस तरीके से इसे डिनोट वगैरह करते हैं, और अगर सिंपल सेट ऑफ नंबर है तो किस तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला वगैरह दे रखा है आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन ये रही सिंपल नंबर वाले की। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बता रखा है, अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए ये फॉर्मूला दे रखा है आपको, स्टेप्स लिख रखे हैं और ये इसकी आपको इलस्ट्रेशन भी दे रखी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसे हम अर्थमेटिक मीन की टर्म में डिफाइन करते हैं। एज ऑल डेटा वैल्यू आर इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेशन इट कैन रिगार्डेड एज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। इसके अंदर सारी वैल्यू को इंक्लूड करा जाता है तो इसे हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा कह सकते हैं। फिर मोर ऑफन इन प्रैक्टिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ बोथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोला है, जो इसका स्टैटिस्टिक एनालिसिस होता है वो किस चीज के ऊपर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस होता है, जो कि मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की टर्म में हो सकता है। फिर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर सिमेट्रिक वर्चुअली ऑल द आइटम शुड बी लाई विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। क्या बोला है, ऐसा डेटा जो सिमेट्रिक है तो उसमें जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में लाई करेगा मीन के, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस क्या होता है, तो वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर आप उसका स्क्वायर कर देते हैं तो आपका वेरिएंस निकल कर आता है। इन अदर वर्ड इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। वही स्टैंडर्ड डेविएशन की डिफाइन दे दिया और बोला है अगर उसकी स्क्वायर करते हैं तो हमारा वेरिएंस निकल कर आ जाता है। इसे हम किस सिंबल से, इस सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इज मेजर्ड बाय वेरिएंस। जो हमारा डेटा है या पॉपुलेशन है वो कितनी वेरिएबल है वो हम किसकी मदद से, वेरिएंस की मदद से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला दिया है आपको Q3 माइनस Q1/2। Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 होता है थर्ड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल निकालते कैसे हैं, अगर हमें फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/4
और अगर थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n+1/4। तो इस तरीके से आपका ये Q1 Q3 निकल के आ जाएगा, उससे आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है, सॉल्यूशन भी दिया है। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका ये फॉर्मूला यूज होता है। स्टेप्स दिए हैं आपको, क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, और ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दे रखी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एक तरीके से हम कह सकते हैं कैसे निकलता है, तो क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन में मीडियन मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से आप इसका क्वार्टाइल का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन खत्म होते हैं। अब आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है स्क्यूनेस का। तो स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ असिमेट्री और डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। एक जो डेटा है या डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितनी असिमेट्री है या वो कितना अपनी सिमेट्री वैल्यू से डिपार्चर है, उस चीज को कहा जाता है स्क्यूनेस। A frequency distribution is said to be symmetric if frequency are equally distributed on both sides of central value। एक डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिक कब कहते हैं, जो उसकी सेंट्रल वैल्यू है उसके दोनों साइड अगर इक्वल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं तो वो कहलाता है आपका सिमेट्रिक डेटा। अदरवाइज इट इज कॉल्ड असिमेट्रिक डेटा, वरना उस डेटा को हम कह देते हैं असिमेट्रिक डेटा। असिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्ड एज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये असिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे ही हम स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। The frequency distribution which is skewed to the right is also termed as positively skewed distribution। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होता है राइट साइड में उसे कहा जाता है पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमिलरली द डेटा विच इज स्क्यूड टू लेफ्ट इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसा डेटा जो लेफ्ट साइड में स्क्यूड होता है उसे नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी, तो फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीन टेंड टू लाई ऑन सेम साइड ऑफ मोड एज लॉन्गर टेल। जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर जो मीन लाई करता है वो किस साइड में लाई करता है, जिस साइड में मोड लाई करता है। हेंस अ मेजर ऑफ सिमेट्री इज मेड बाय डिफरेंस बिटवीन मीन एंड द मोड। तो जो सिमेट्री का मेजर है वो हम कैसे निकाल लेते हैं, मीन और मोड के डिफरेंस से निकाल लेते हैं। फिर है फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विद सिंगल मोड देयर एग्जिस्ट द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप। एक ऐसा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर सिंगल मोड है तो उसकी रिलेशनशिप एक एग्जिस्ट करती है, मीन माइनस मोड इक्वल 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। नेक्स्ट है फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मीन मीडियन मोड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन। अगर जो डेटा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपकी ये रिलेशन होती है मोड लेस देन मीडियन लेस देन मीन, और अगर नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है तो मोड मोर देन मीडियन मोर देन मीन, ये आपकी रिलेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये आपको स्टेप्स बता रखे हैं कि किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं स्क्यूनेस को। ये फॉर्मूला बता रखा है, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला होता है। रिलेशन के साथ आप इन्हें रीड करिएगा। डिफाइंड एज टर्म डिफरेंस बिटवीन मीन माइनस मोड से अगर निकालते हैं, मीन माइनस मीडियन से निकालते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। भाई जो इक्वेशन है उनकी रिलेशन बता रखी है आपको। ठीक है, और ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दे रखी है, एक साथ में सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा गया है पूरा। अगर आपको कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है स्क्यूनेस का तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका Q1 प्लस Q3 माइनस 2 इंटू Q2 अपॉन में Q3 माइनस Q1। इस तरीके से आप इसका कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 2। पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूँ क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो थ्योरी एंड अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, Bayes theorem, expectation and variance of a random variable, discrete probability distribution, binomial and Poisson distribution, properties and application, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व और कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन। ये सारे हमारे टॉपिक है जो कवर करने हैं, लेकिन इनमें से जो थ्योरेटिकल कंटेंट है वो हम कवर करने वाले हैं। प्रैक्टिकल कंटेंट आप क्वेश्चन सॉल्व करके इसे का कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए थ्योरेटिकल में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब अ पर्सन्स असेसमेंट ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम। एक पर्सन जो असेस करता है, इवेल्युएट करता है कि कोई आउटकम है वो कितनी बार ऑकर हो सकता है, क्या उसके ऑकर होने के चांसेस हैं, उसे कहा जाता है आपका प्रोबेबिलिटी। इट हैज सर्टेन फेमिलियर प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इट एक्सप्रेस्ड एज नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ये 0 से 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी। ए 0 इंडिकेट एन इम्पॉसिबल आउटकम। 0 क्या बताता है कि जो आउटकम है वो इम्पॉसिबल है, और 1 इंडिकेट
दैट एन आउटकम इज सर्टेन टू ऑकर, और 1 बताता है कि जो आउटकम है वो पक्का होगा ही, कंफर्म है। प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 and 1 इंडिकेट वेरियस डिग्री ऑफ लाइकलीहुड रेंजिंग फ्रॉम वेरी लाइकली टू वेरी अनलाइकली टू वेरी लाइकली। 0 से लेकर 1 के बीच में जो भी नंबर लाई करता है वो क्या बताता है, कितना लाइकलीहुड है किसी आउटकम के या इवेंट के होने का। जो कि अगर 0 के पास का नंबर होता है तो वो होता है वेरी अनलाइकली, और जो 1 के पास का नंबर होता है वो कहलाता है वेरी लाइकली। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर है अनसर्टेनिटी का। अ नंबर दैट कन्वे द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिलीफ इन द ऑकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। एक ऐसा नंबर जो कि बताता है अनसर्टेन इवेंट की ऑकरेंस के बारे में, वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो एन एक्सपेरिमेंट इज द प्रोसेस थ्रू दैट लीड टू वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम। एक्सपेरिमेंट वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से एक या एक से ज्यादा आउटकम आते हैं। एन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज सम ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेजरमेंट। और जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम होता है वो क्या होता है? ऑब्जर्वेशन या फिर मेजरमेंट होती है। सैंपल स्पेस क्या होता है? द सैंपल स्पेस इज द यूनिवर्सल सेट एस पर्टेन टू गिवन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर सैंपल स्पेस क्या होता है? ये यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब उसके जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके अंदर जो जो आउटकम आ सकते हैं उन सबको जब मिलाकर देखा जाता है तो वो आपका सैंपल स्पेस बन जाता है। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट की। एक एक्सपेरिमेंट से जो जो रिजल्ट जो जो आउटकम आ सकते हैं उन सभी का जो पॉसिबल सेट होता है वो कहलाता है आपका सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, मतलब एक सैंपल स्पेस का पार्ट होता है इवेंट। इट इज अ सेट ऑफ बेसिक आउटकम। ये इंडिविजुअल जो आउटकम होते हैं उन्हें इवेंट कहा जाता है। वी से दैट इवेंट ऑकर इफ द एक्सपेरिमेंट गिव राइज टू बेसिक आउटकम बिलोंगिंग टू द इवेंट। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी कौन कौन सी है? अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो पहली है द क्लासिकल अप्रोच। इन द क्लासिकल अप्रोच प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज रिलेटिव साइज ऑफ इवेंट विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ सैंपल स्पेस। क्लासिकल अप्रोच के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? उस इवेंट के साइज से विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ सैंपल स्पेस। कि अगर सैंपल स्पेस हमारा पूरा 100 है तो वो इवेंट कितना पार्ट है उस सैंपल स्पेस का, उस तरीके से उसकी जो प्रोबेबिलिटी बताई जाए तो वो होती है क्लासिकल अप्रोच। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन मार्क्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम गिव राइज टू क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जो इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं उन्होंने इस क्लासिकल अप्रोच ऑफ थ्योरी को राइज दिया था, मतलब इसकी वजह से ये आई थी। ठीक है। ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है क्लासिकल अप्रोच के अंदर। ठीक है। इलस्ट्रेशन ये दी गई है आपको क्लासिकल अप्रोच की, और इसका ये सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा गया है। सेकंड होती है द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। तो द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच इज यूज्ड टू कंप्यूट प्रोबेबिलिटी इन सच केस एज पर दिस अप्रोच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज गिवन बाय ऑब्जर्व्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट इन वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल। इसमें क्या होता है, जो इवेंट एक्सपेरिमेंट होता है उसका जो ट्रायल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी किसके बेसिस पर, कोई इवेंट कितनी बार ऑकर हुआ है उसके बेसिस पर बताया जाता है, तो वो कहलाती है आपकी द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। इन अदर वर्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइम द इवेंट ऑकर टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अदर वर्ड्स में क्या बोला है भाई, किसी इवेंट के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर कैसे बताई जाती है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल में से क्या रेशियो है कि वो कितनी बार वो इवेंट ऑकर हुआ है, मतलब कितनी बार उस ट्रायल, जब हमने ट्रायल लिए तो उनमें से जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो इवेंट कितनी बार आया है उसका जो रेशियो होता है वो कहलाता है आपका द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला होता है इसके अंदर n अपॉन कैपिटल एन। एन होता है नंबर ऑफ टाइम द इवेंट ऑकर और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ये इसकी आपकी इलस्ट्रेशन दी गई है और साथ में ये इसका सॉल्यूशन है। थर्ड अप्रोच है द सब्जेक्टिव अप्रोच। तो द थर्ड सिचुएशन सीम्स अपेरेंटली सिमिलर टू सेकंड वन। जो ये थर्ड वाली है ये सेकंड वन के तरह ही है। वी में कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द वेंचर इज सक्सेस एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेंचर टू टोटल नंबर ऑफ वेंचर अंडरटेकन। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस विल मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सेम वही है इसके अंदर, बस क्या होता है सब्जेक्टिव चीजों को हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई वेंचर है, मतलब कोई बिजनेस है, वो कितना सक्सेसफुल हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल बिजनेस है उसमें से जो सक्सेसफुल वेंचर है उनका क्या रेशियो है उससे हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, तो वो सब्जेक्टिव अप्रोच आपकी कहलाती है। सब्जेक्टिव अप्रोच इन्वॉल्व पर्सनल जजमेंट, इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशन एंड अदर सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। सब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर आपका पर्सनल जजमेंट होता है, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन होता है और आपका जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है वो भी सब्जेक्टिव ही होता है। वन पर्सन सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में वेरी वेल बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम इवेंट।
एक पर्सन जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है एक इवेंट की, वो दूसरे पर्सन से अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें जो डिसीजन होता है वो सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। वी may note here that since the assessment is purely subjective one, it will vary from person to person। इसका जो रिजल्ट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। Therefore subjective probability is also called personal probability। तो इसी वजह से जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम पर्सनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये अप्रोच प्रोबेबिलिटी की थ्योरीज खत्म हो जाती हैं। अब आता है आपका प्रोबेबिलिटी एक्सियोम्स। तो कुछ रूल्स हैं प्रोबेबिलिटी के, वो क्या होते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए रिटर्न एज प्रोबेबिलिटी ए मस्ट बी नंबर बिटवीन 0 and 1 बोथ वैल्यू इंक्लूसिव। कोई भी अगर इवेंट है ए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, और 0 और 1 भी उसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ द अदर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 1। जितने भी इवेंट होंगे किसी सैंपल कोई अगर ट्रायल है तो उसके जितने भी इवेंट होंगे, मतलब जो जो उसके रिजल्ट आ सकते हैं, उन सभी की अगर प्रोबेबिलिटी मिला दी जाएगी तो वो हमेशा किसके 1 के इक्वल होती है। as s denote the sample space or the set of all possible event, we write ps is equal to 1। Next, if two events are such that occurrence of one implies that other cannot occur, then the probability of that either one of the other will occur is equal to sum of individual probability। क्या बोला है, अगर दो इवेंट हैं जिसमें एक ऐसा है कि अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, तो उस केस में एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 के इक्वल होगी, और दूसरे की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल होगी। दीज इवेंट आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो ऐसे इवेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। इन सच केस इफ ए एंड बी आर टू इवेंट रिस्पेक्टिवली, देन तो इस केस में क्या होता है, अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, आपकी 1 के बराबर होगी। तो उसे हम इस तरीके से लिख देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी के रूल्स की। प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ रूल्स काम करते हैं। द यूनियन रूल होता है पहला, तो रूल ऑफ यूनियन जिसे हम एडिशन थ्योरम भी कहते हैं, allow us to write the probability of union of two event in term of probability of two event and probability of their intersection। जो यूनियन रूल है या एडिशन थ्योरम है वो हमें क्या करता है, जो दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है उन्हें यूनियन करके लिखने में मदद करता है। तो यूनियन रूल के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो ये बीच में साइन है, ये साइन होता है आपका यूनियन का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये उल्टा वाला साइन होता है इंटरसेक्शन का, सीधा वाला होता है यूनियन का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। The rule of union is especially used when we do not have the sample space for the union of event but do have the separate probability। ये कब काम करता है, जब हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस नहीं होता है यूनियन ऑफ इवेंट का, लेकिन हमारे पास सेपरेट प्रोबेबिलिटी होती है, तो हम इसकी मदद से पूरा यूनियन का सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसकी इलस्ट्रेशन दिया आपको, साथ में सॉल्यूशन भी दिया है। ऊपर अभी बताए थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जो कि डिसजॉइंट होते हैं, मतलब अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट नहीं होगा, उसे कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो अगर दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनके बीच का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा 0 के बराबर होगा, और उनके बीच का जो यूनियन होता है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा, ठीक है। और अगर वी कैन एक्सटेंड द रूल ऑफ यूनियन टू 3 और मोर इवेंट, ये तो आपको ए और बी के बारे में बताया है, लेकिन हम ये जो यूनियन का रूल, ये आपका यूनियन का रूल है वो 2 से ज्यादा इवेंट के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उस केस में यूनियन क्या हो जाता है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पूछी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से हो जाती है। और अगर इसी में जो ये तीनों इवेंट हैं वो कैसे हो जाए, आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाए, मतलब अगर एक इवेंट होगा तो दो बाकी के 2 इवेंट नहीं होंगे, तो उस केस में आपका यूनियन का फॉर्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। ये आपको इलस्ट्रेशन दिया है इससे रिलेटेड, और इसके सॉल्यूशन भी दोनों दिए हैं। सेकेंड रूल आता है आपका कॉम्प्लीमेंट रूल। हमने ऊपर पढ़ा यूनियन रूल, ये है कॉम्प्लीमेंट। तो द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल इवेंट। कंसीडर ए डिफाइन ओवर द सैंपल स्पेस, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोट बाय ए इज अ सबसेट व्हिच कंटेन ऑल आउटकम व्हिच डज नॉट बिलोंग टू ए। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या बताता है, किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब उस इवेंट सैंपल स्पेस में
उस इवेंट के अलावा बाकी जो भी इवेंट बच जाते हैं वो कहलाते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अगर एक इवेंट है ए, ठीक है, और सैंपल स्पेस के अंदर एक इवेंट है ए और एक हैगा ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब मान लो बी इवेंट है, सैंपल स्पेस के अंदर एक ए इवेंट है एक बी इवेंट है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा बी इवेंट की। सैंपल स्पेस के अंदर ए के अलावा और कौन सा इवेंट बच जाता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर ऐसे बार लगाकर इसका कॉम्प्लीमेंट ये बन जाता है, ठीक है। तो अगर दो इवेंट है ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होती है। ये आपको 3 फॉर्मूले दिए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन दिया आपको इसकी कॉम्प्लीमेंट की और इसका सॉल्यूशन दिया है। नेक्स्ट है आपका थर्ड रूल, द प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, द प्रोडक्ट रूल ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी कहते हैं। अलाउ अस टू राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट। ये हमें क्या लिखने में मदद करता है, दो ऐसे इवेंट जो साइमल्टेनियसली ऑकर होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी लिखने में मदद करता है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इज अ इवेंट ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली, सो रीअरेंजिंग द कंडीशन प्रोबेबिलिटी थ्योरी प्रोबेबिलिटी रूल वी हैव अवर प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ से प्रोडक्ट रूल क्या निकल के आता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये आपका प्रोडक्ट रूल कहलाता है। ये आपको रूल याद करना है, बाकी इसमें याद करने वाला और कुछ नहीं है। इलस्ट्रेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पर आपके ये रूल्स खत्म हो जाते हैं। अब आती है आपकी बायस थ्योरम क्या होती है। तो द थ्योरम डिस्कवर्ड इन 1761 बाय इंग्लिश clergyman Thomas Bayes has had a profound impact on development of statistics and is responsible for emergence of new philosophy of science। किसने डिस्कवर करी, थॉमस बाइस ने ये 1761 के अंदर थ्योरम डेवलप करी थी। वी विल अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज हेल्पफुल फॉर डेरिवेटिव ऑफ बाइस थ्योरम। बाइस थ्योरम को समझने के लिए पहले हमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझना होगा। तो द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, कंसीडर टू इवेंट ए एंड बी, व्हाटएवर वी मे बी द रिलेशन बिटवीन द टू इवेंट, वी कैन ऑलवेज सी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्या बोला है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो ये कहता है कि अगर दो इवेंट है ए एंड बी, तो ए की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, ए और बी के इंटरसेक्शन के प्लस ए का इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी के। तो यही दी है कि ए अगर इवेंट हैगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, ए और बी के इंटरसेक्शन के, और ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ की प्रोबेबिलिटी के। तो ये आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दी है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब इससे ड्राइव करेंगे ये बायस थ्योरम। बायस थ्योरम क्या कहती है, बायस थ्योरम इज इजीली ड्राइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। Thus the theorem allows us to reverse the conditional of an event. We may obtain the probability of B given A from probability of A given B। इसमें हम B की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब हमें A दिया हो, या A की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब B दिया हो। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। जिसकी हमें गिवन होती है वो हमेशा आपका डिवीजन में नीचे आता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपका बायस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला यूज करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। ये आपको इलस्ट्रेशन दी है इससे बायस थ्योरम से रिलेटेड और इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पर आपका ये प्रोबेबिलिटी वाला इतना कंसेप्ट खत्म होता है। अब बात आती है रैंडम वेरिएबल की। तो रैंडम वेरिएबल इज अ अनसर्टेन क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन चांस। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी, अनसर्टेन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू किस चीज पर, चांसेस के ऊपर, मतलब प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। रैंडम वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो इफ इट टेक ओनली अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यू, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं, सिर्फ ऐसी वैल्यू अगर ले कि जो काउंट की जा सके तो वो कहलाते हैं आपके डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे डॉट ऑन 2 डाइस, नंबर ऑफ हेड इन 3 कॉइन टॉसिंग, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, नंबर ऑफ बॉयज इन 3 बर्थ एंड सो ऑन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, इट कैन टेक एनी वैल्यू इन इंटरवल ऑफ नंबर। इसे हम नंबर इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। दैट इट्स पॉसिबल वैल्यू आर अनअकाउंटेबली इनफाइनाइट। जो इसकी वैल्यू हो सकती है वो इनफाइनाइट तक हो सकती है। जैसे कि मेजर डेटा ऑन हाइट, हाइट का डेटा,
वेट का डेटा, टेम्परेचर एंड टाइम एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आपकी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आ जाती हैं। A random variable has a probability law, a rule that assign probability to different value of random variable। जो random variable है उसका भी एक probability law होता है जो कि random variable की वैल्यू को probability assign करता है। This probability law, the probability assignment is called probability distribution of the random variable। तो जो ये random probability का law होता है random variable का, उसे हम क्या कहते हैं? probability distribution of random variable। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसी का कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब हमने दो पढ़े, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट वेरिएबल का तो ये वो दो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन स्पेसिफाई दैट ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि जो भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उस इवेंट की डिस्क्रीट वेरिएबल की वो जीरो से बड़ी होंगी। सेकेंड रूल क्या कहता है? वी मे नोट दैट ईच वैल्यू पी वैल्यू एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट रैंडम वेरिएबल इक्वल एक्स, देयरफॉर द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी वन। पहला कहता है कि सारी प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी होंगी और सारी प्रोबेबिलिटी का सम मिलाकर वन के बराबर होगा। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लिस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या कहता है कि जितनी भी उस रैंडम वेरिएबल की डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है वो सारी मिलाकर क्या बनाती है? आपकी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्रिएट करती हैं। फिर है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल ईच वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की? तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी से। तो जो वैल्यू निकल कर आती है उसका जब हम सम लेते हैं तो वो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल कर आ जाती है। ठीक है। वही इसका फॉर्मूले में बताया है क्या करना होता है। जो आपके रैंडम वेरिएबल है वो लिखे, उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल निकल कर आ जाती है। और फिर वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का आपका ये फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। ये था आपका रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो द रैंडम वेरिएबल दैट काउंट द नंबर ऑफ सक्सेस इन मैनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल बर्नूअल ट्रायल इज कॉल्ड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जो सक्सेसेस के नंबर्स को काउंट करता है एक इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर, वो कहलाता है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। एनी अनसर्टेन सिचुएशन और एक्सपेरिमेंट दैट इज मार्क्ड बाय फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज इज बर्नूअल प्रोसेस। कोई भी सिचुएशन या एक्सपेरिमेंट अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को मार्क करता है, मतलब इनको सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहलाता है। पहला आएगा देयर आर ओनली टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव आउटकम इन द एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर सिर्फ दो ही आउटकम है और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कलेक्टिवली एग्जॉस्टेड आउटकम है। जैसे कि एस के अंदर दो ही इवेंट है, या तो सक्सेस या फेलियर। आप कॉइन को टॉस करते हैं उसके अंदर दो ही इवेंट है, या तो हेड या टेल। तो इस तरीके से होना चाहिए। फिर है इन रिपीटेड ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दिस इवेंट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप इसकी इवेंट का ट्रायल बार बार करते हैं तो भी आपकी क्या प्रोबेबिलिटी जो है इनके आउटकम की वो सेम ही रहनी चाहिए। जैसे अगर सक्सेस और फेलियर में देखें दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, हेड और टेल में देखें दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। तो इस तरीके से फिर द आउटकम ऑफ ट्रायल आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए इनका आउटकम कि अगर ये आया तो ये नहीं आएगा, ये आया तो ये नहीं आएगा। दोनों का इंडिपेंडेंट आउटकम होना चाहिए कि कुछ भी आ सकता है, किसी का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है। तो ऐसे के हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जो ये इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे रैंडम वेरिएबल का, उन्हें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन वगैरह ये बता रखा है, ये थ्योरेटिकल में नहीं पूछा जाएगा, ना ही प्रैक्टिकल में इतना इंपॉर्टेंट है। ये वाली टेबल बस आप एक बार याद कर लीजिए, ध्यान दे दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन, द एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन डिनोटेड बाय दिस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्यूटेड एज। अगर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन कैलकुलेट करना है आपको, तो ये फॉर्मूला दिया है। वेरिएंस का फॉर्मूला दिया है कि वेरिएंस को आप इससे डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का ये। फिर मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन अगर आपको कैलकुलेट करना है उसका ये फॉर्मूला दिया है।
मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला है, ये सारे आपको फॉर्मूलाज दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज करेंगे। स्क्यूनेस को आप इससे डिनोट करते हैं और इसका आपका फॉर्मूला ये निकल के आता है। फिर क्यूरोटेसिस का फॉर्मूला आपका ये निकल के आता है। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका ये फॉर्मूला है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आपका इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट से लेकर 0 के बीच में, प्रोबेबिलिटी 0 होती है, एन इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपको ये इलस्ट्रेशन दिए हैं, इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, यहाँ तक आपका ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन साइमन डी पॉइजन। If a random variable x is said to be follow a Poisson distribution, then its probability distribution is given by। किसने दिया था? ये आपका फ्रेंच मैथमेटिशियन थे साइमन डी पॉइजन, उन्होंने दिया था। ये बताते हैं कि अगर एक x वेरिएबल है तो उसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, e टू दी पावर माइनस आपकी मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन में x का आपका फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले से आप किसी भी वेरिएबल का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक्सपेक्टेड इन सिचुएशन वेयर द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज स्मॉल एंड वी आर इंटरेस्टेड इन ऑकरेंस ऑफ इवेंट और नॉट इन नॉन ऑकरेंस। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होता है? जहाँ पर चांसेस ऑकरेंस के बहुत ज्यादा कम होते हैं और हम किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं कि ऑकर होगा इवेंट, नॉन ऑकरेंस से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक है एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन निकालने का, इसके अंदर आपका ये फॉर्मूला है। वेराइंस निकालने का फॉर्मूला आपको ये दिया गया है। मोमेंटम अबाउट ओरिजिन का भी इसमें फॉर्मूला है। मोमेंटम अबाउट मीन, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक है सारे की, ये कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्क्यूनेस आपकी इस फॉर्मूले से निकलेगी, इसके अंदर क्यूरोटिसिस इसमें से निकलेगी, और इसके अंदर भी जो आपकी एन होता है इनफाइनाइट होता है, पी 0 होता है। ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दी है, सॉल्यूशन भी दिया गया है। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अ रैंडम वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड बाय मेनी इंडिपेंडेंट कॉज एंड दैट इफेक्ट ईच कॉज इज नॉट ओवरवेलमिंग लार्ज कंपेयर टू अदर इफेक्ट क्लोजली फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट कॉज की वजह से अफेक्टेड होता है और एक कॉज की वजह से दूसरा भी अफेक्ट हो जाता है, वो कहलाता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट सर्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किस लिए करा जाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेटली सर्टेन बनाने के लिए करा जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करा जाता है। दिस हेल्प कंसिडरेबली इन सिंप्लीफाइंग द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। ये हमें क्या कर देता है? प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करवा देता है। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? तो आपका ये फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो द नॉर्मल कर्व इज नॉट अ सिंगल कर्व रिप्रेजेंटिंग ओनली वन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल कर्व होता है इसका वो सिंगल कर्व नहीं होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाए, इसमें कई सारे आपके कर्व इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है द नॉर्म, ये आपको जो प्रॉपर्टीज दे रखी है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, एक तरीके से जो आपका टॉपिक दिया हुआ है ना, नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज बताओ, तो वो प्रॉपर्टीज है आपकी ये। द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड एंड परफेक्टली सिमेट्रिक अबाउट इट्स मीन। जो नॉर्मल कर्व होता है वो बेल शेप्ड का होता है और परफेक्टली सिमेट्रिक होता है। एज 50% ऑफ एरिया लाई टू द राइट मीन एंड बैलेंस 50 टू द लेफ्ट ऑफ द मीन। तो जो 50% होता है वो राइट में होता है एरिया उस कर्व का, और 50% लेफ्ट में होता है। Next is the normal curve has a curvature of 0 which means it has average peakedness and mesocuretic। जो नॉर्मल कर्व का क्यूरोटिसिस होता है मतलब रिलेटिव होता है वो 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? वो एवरेज पीक्डनेस होता है और मेसोक्यूरेटिक होता है। नेक्स्ट है थ्योरेटिकली द नॉर्मल कर्व नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्सटेंड टू इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड। जो नॉर्मल कर्व होता है वो कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच नहीं करता है, वो एक्सटेंड होता रहता है इनफाइनाइट तक साइड्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इफ सेवरल इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन देयर सम आल्सो बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कुछ रैंडम वेरिएबल है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनका सम भी कैसा होगा? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा। मीन ऑफ द सम विल बी सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मीन एंड बाय वर्च्यू ऑफ इंडिपेंडेंस द वेरिएंस ऑफ सम विल बी द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल वेरिएंस। तो जो इन सभी का इंडिविजुअल इवेंट का मीन होगा वो इंडिविजुअल मीन के बराबर होगा, और जो उनका वेरिएंस होगा वो भी इंडिविजुअल वेरिएंस के बराबर ही आपका होगा। नेक्स्ट है इफ अ नॉर्मल वेरिएबल x undergoes a linear change in scale such as y is equal to this where a and b are constant and not is equal to 0, then the resultant y variable will also be normally distributed with the mean and variance। क्या बोला है? अगर नॉर्मल वेरिएबल x हैगा वो लीनियर चेंज हुआ है उसमें
जिसकी इक्वेशन आपको y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दी है। तो अगर रिजल्टेंट y वेरिएबल में कोई भी चेंज आता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो a और b में भी उसका चेंज देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो एज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी डिपेंड अपॉन इंफॉर्मेशन। प्रोबेबिलिटी जो है वो अनसर्टेनिटी का मेजर है और किस पर डिपेंड करती है, इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है। वी ऑफन फेस सिचुएशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंफॉर्मेशन दैट अनदर इवेंट बी हैज ओकर्ड। हमने कई बार देखा है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इस चीज से अफेक्ट हो जाती है कि दूसरा इवेंट ऑकर हुआ है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल अपॉन इंफॉर्मेशन सेट, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कंडीशनल होती है किसके ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर। वी में डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कंडीशनल अपॉन द ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर एक इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल है किसके ऊपर, इवेंट बी की ऑकरेंस पे। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन बाय ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी। क्या तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है जिसके अंदर इवेंट ए की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है बट कंडीशन ये है कि इवेंट बी हो चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे क्या आती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इससे हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैज ऑकर्ड, और निकलती कैसी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपका फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। द वर्टिकल लाइन इन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज रीड एज गिवन और कंडीशनल अपॉन। जो ये लाइन होती है ए अपॉन बी, इसे हम कैसे रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज रीड गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। Therefore, the probability of event A given the occurrence of event B defined as probability of A intersection of A and B divided by the probability of event B। यही आपका फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, बाकी और कुछ नहीं है। ये आपको इलस्ट्रेशन दिया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना होता है, सॉल्यूशन आपको दिया गया है सामने। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड बाय रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम से निकलती है। इन स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी हैविंग एन एडुकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द प्रीरिक्विजिट। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास परम्यूटेशन और जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैनी प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंसेप्ट, क्योंकि कई सारी जो प्रॉब्लम है वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज करके सॉल्व की जा सकती है। परम्यूटेशन क्या होता है, तो द टर्म परम्यूटेशन रेफर्स टू अ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ अ गिवन कलेक्शन। एक कलेक्शन की क्या क्या अरेंजमेंट हो सकती है, उसकी जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती है उसे परम्यूटेशन कहा जाता है, जिसे हम किस तरीके से निकालते हैं, आपका फॉर्मूला होता है NPR। इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जो निकलता कैसे है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको इलस्ट्रेशन दिया, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर इसकी वो निकाल सकते हैं परम्यूटेशन। नेक्स्ट होता है आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ सेट ऑफ एलिमेंट इन विच द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो आपने एलिमेंट हैंगे उनमें से कुछ एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करना है, तो कितने कॉम्बिनेशन में आप एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो चीज कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू में n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर्मूला यही आपका इलस्ट्रेशन दे रखी है, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन में फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टीज बता रखी है इसकी नीचे। The total number of arrangement of n distinct object considered all at a time is equal to n factorial। मतलब NPN अगर हो गया है तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, n फैक्टोरियल के बराबर आएगा। The total number of arrangement of n distinct object taken are at a equal time, तो NPR का आंसर क्या निकल के आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर। डायरेक्ट बता रखा है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो इनमें से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो तो उसका आंसर आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अगर कभी आ जाता है इफ आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट k1 आर अलाइक k2 आर अलाइक k3 आर अलाइक एंड सो ऑन दैट k1 k2 k3 इज इक्वल टू n, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट वुड बी इक्वल टू। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 2 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 3। सबसे पहले आपका सिलेबस क्या क्या दिया गया है, मतलब टॉपिक क्या क्या आपको इसमें कवर करने हैं, तो कोरिलेशन एनालिसिस, मीनिंग एंड टाइप ऑफ कोरिलेशन,
correlation versus causation, Pearson coefficient of correlation, probable and standard error, rank correlation, regression analysis, principle of least square and regression line, regression equation and estimation, properties of regression coefficient, relationship between correlation and regression coefficient, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये यूनिट दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले कोरिलेशन एनालिसिस। तो कोरिलेशन होता क्या है? द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल इज अ मेजर ऑफ नेचर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल। वेरिएबल के बीच में, मतलब जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में किस तरीके का नेचर है और क्या एसोसिएशन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, उस चीज को कहा जाता है कोरिलेशन। Correlation is a measure of association between two or more variable when two or more variable vary in sympathy so that movement in one tends to accompanied by corresponding movement in other variable. They are said to be correlated. कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? मतलब दो वेरिएबल इतने एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं कि अगर एक वेरिएबल में कोई मूवमेंट होती है तो उसकी मूवमेंट का असर दूसरे वेरिएबल में भी पड़ता है और उस वेरिएबल की भी वैसे ही मूवमेंट होती है। तो उस चीज को कहा जाता है कोरिलेशन एंड वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, ठीक है। कोरिलेशन कितने टाइप्स की होती है? तो पहला आएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तो इफ बोथ वेरिएबल मूव इन सेम डायरेक्शन वी से दैट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दोनों वेरिएबल एक ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक के मूव करने से, तो वो कहलाता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीज ऑन एन एवरेज, और इफ वन वेरिएबल डिक्रीज द अदर वेरिएबल आल्सो डिक्रीज ऑन एन एवरेज। मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है? अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वाला भी एवरेज के साथ उसी से बढ़ेगा, और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा वाला भी उसी एवरेज से कम होगा। On the other hand, if the variable are varying in opposite direction, we say that in case of negative correlation, movement of demand and supply. नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? इसमें जो वेरिएबल की मूवमेंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल कम होगा, ठीक है। तो उस चीज को कहा जाता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरा होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो इफ चेंज इन वन वेरिएबल इज अकम्पेनिड बाय चेंज इन अनदर वेरिएबल इन कांस्टेंट रेशियो, इट इज अ केस ऑफ लीनियर कोरिलेशन। क्या बोला है? एक वेरिएबल में जितना चेंज आता है उसी रेशियो में चेंज दूसरे वेरिएबल में भी आता है, तो वो चीज कहलाता है आपका लीनियर कोरिलेशन। On the other hand, if the amount of change in one variable does not follow a constant ratio with change in another variable, it is a case of non-linear or curvilinear correlation. लेकिन दूसरे साइड में अगर ऐसा होता है कि एक वेरिएबल में जितना चेंज आ रहा है दूसरे में उस रेशियो में चेंज नहीं आ रहा है, चेंज आ रहा है लेकिन या तो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो उस चीज को हम नॉन लीनियर या कर्वीलिनियर कोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो इफ ओनली टू वेरिएबल आर इन्वॉल्व्ड इन स्टडी देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी सिंपल कोरिलेशन। अगर सिर्फ दो ही वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो उसे कहा जाएगा सिंपल कोरिलेशन। When three or more variable are involved in study, then it is a problem of either partial or multiple correlation. लेकिन अगर दो से ज्यादा, मतलब तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो फिर उसे या तो पार्शियल या फिर मल्टीपल कोरिलेशन कहा जाएगा। In multiple correlation, three or more variable are studied simultaneously, but in partial correlation, we consider only two variable influencing each other while the effect of other variable is constant. मल्टीपल कोरिलेशन होता है, उसमें क्या होता है? हम तीन या तीन से ज्यादा जो भी वेरिएबल होते हैं उन्हें साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। लेकिन जो पार्शियल कोरिलेशन होता है उसके अंदर हम एक टाइम पर दो ही वेरिएबल को स्टडी करते हैं, बाकी वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजेशन। तो द टर्म कोरिलेशन शुड नॉट मिसअंडरस्टूड एज कॉजेशन। कॉजेशन अलग होता है, कोरिलेशन अलग होता है। इफ कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल, इट मस्ट नॉट बी अज्यूम दैट चेंज इन वन वेरिएबल इज द कॉज ऑफ चेंज इन अनदर वेरिएबल। क्या बोला है? अगर दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तो ये जरूरी नहीं है कि एक में जो चेंज आ रहा है वो दूसरे के कॉज की वजह से आ रहा है, ऐसा नहीं माना जाएगा। कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता है। In simple word, a change in one variable may be associated with change in another variable, but this change need not necessarily be the cause of change in other variable. क्या बोला है? कोरिलेशन में ये होता है कि एक वेरिएबल दूसरे से एसोसिएट होता है, मतलब अगर एक में चेंज आएगा तो दूसरे में चेंज आएगा, लेकिन ये नहीं होता है कि एक में जो चेंज आ रहा है वो दूसरे वाले में चेंज की वजह से आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। कॉज उसका वो नहीं होता है, तो उसे कहा जाता है कोरिलेशन। When there is no cause and effect relationship between two variables but a correlation is found between two variables, such correlation is known as superficial correlation और nonsense correlation। तो ऐसी कोरिलेशन जिसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप नहीं होती है, सिर्फ कोरिलेशन होता है, वेरिएबल आपस में एसोसिएटेड होते हैं, तो उसे सुपरफिशियल कोरिलेशन या नॉनसेंस कोरिलेशन कहा जाता है, ठीक है।
और कॉजेशन क्या हो जाता है, कॉजेशन इसका उल्टा हो जाता है कि एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है दूसरे में भी आएगा, और दूसरे में चेंज किस लिए आ रहा है, एक की में चेंज आया है उस रीजन से दूसरे में चेंज आ रहा है, तो वो कहलाता है आपका कॉजेशन। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है कॉजेशन और कोरिलेशन में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन मेजर नोन एज पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x and y usually denoted by xy or simple r is a numerical measure of linear relationship between them and is defined as ratio of covariance between x and y to the product of standard deviation of x and y। कार्ल पियर्सन मेजर क्या है, जिसे हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ये क्या करता है, दो वेरिएबल x एंड y के बीच में एक न्यूमेरिकल लीनियर रिलेशनशिप बताता है कोरिलेशन की, कि इन दोनों के बीच में क्या लीनियर रिलेशनशिप है कोरिलेशन की, उस चीज को कहा जाता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये कैसे बताता है रिलेशनशिप, ये होता क्या है, तो ये रेशियो होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई और प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। ये आपका फॉर्मूला दिया है कोरिलेशन इसका, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन का। अब इसमें जो ये आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैलकुलेट करने का आपका ये फॉर्मूला दिया है। ठीक है, अगर आप ये इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव ना कर पाए, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना चाहते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, तो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट एक्सीड 1 न्यूमेरिकली, इन अदर वर्ड इट लाई बिटवीन -1 एंड +1। जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। फिर पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मैथमेटिकली इट इज गिवन वेरिएबल x and y आर ट्रांसफॉर्म्ड टू न्यू वेरिएबल u and v बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। जो पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से अफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड बट द कन्वर्स ऑफ इज नॉट ट्रू इफ x and y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्या बोला है, जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो अनकोरिलेटेड होते हैं और इनके बीच का जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन होता है वो 0 होता है। पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसे हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल दें तो भी हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकल कर आ जाता है। फिर है द स्क्वायर ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। Coefficient of determination which measure the percentage variance in dependent variable that is accounted by independent variable is much better and useful measure for interpreting the value of r। जो ये पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, अगर इसकी स्क्वायर कर दे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन था। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये भी आपका एक टॉपिक है। प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सच अ मेजर ऑफ टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया है उसकी जो वैल्यू है उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट करने को क्या कहते हैं, प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हेन वी कंसीडर इट एज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ रैंडम सैंपलिंग। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने का, तो ये 0.6745 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में √n, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, देयर आर टू मेन फंक्शन ऑफ प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर के दो फंक्शन क्या होते हैं, तो डिटरमिनेशन ऑफ लिमिट, सबसे पहले ये हमें लिमिट फाइंड करने में हेल्प करता है। तो द लिमिट ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर दिस इंप्लाइंग दैट इफ वी टेक द अनदर रैंडम सैंपल ऑफ साइज n from the same population then the observed value of correlation coefficient in second sample can be expected to lie between the limit given above with 0.5 probability। लिमिट सेट करने में हेल्प करता है और r को इंटरप्रेट करने में ये हेल्प करता है। तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ r बेस्ड ऑन p is as under, अगर r लेस देन है प्रोबेबल एरर के देन देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, तो कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर r ग्रेटर देन है 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर के देन कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट, और r लेस देन है 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर के तो जो कोरिलेशन होगा वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। और इफ द प्रोबेबल एरर इज स्मॉल कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है और जो r होगा वो ग्रेटर देन होगा 0.5 के। ठीक है, ये दो फंक्शन होते हैं प्रोबेबल एरर के। इससे रिलेटेड आपको ये अब एक इलस्ट्रेशन दे रखी है सॉल्यूशन के साथ, ये सेकंड इलस्ट्रेशन है आपकी। ठीक है,
नेक्स्ट है जो वो है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रैंक एक्स एंड वाई इज कॉल्ड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने मेजर करा उसी को अगर हम रैंक के फॉर्म में देखने लगे दो वेरिएबल एक्स एंड वाई की रैंक के साथ, तो उसे कहा जाता है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्पियरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजुअली डिनोटेड बाय, इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं और इसकी इक्वेशन आपकी ये हो जाती है, ठीक है। Where D is the difference between pair of rank of the same individual in two characteristic and N is the number of pair। जब आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा किस चीज की क्या वैल्यू होती है और कैसे फाइंड उसे करते हैं। ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है इससे रिलेटेड और इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा गया है। ये फोर्थ इलस्ट्रेशन है आपकी रैंक कोरिलेशन से रिलेटेड, और यहाँ पर आपका जो कोरिलेशन वाला कंसेप्ट है वो ओवर हो जाता है। इतना ही कंसेप्ट आपको कोरिलेशन के अंदर करना है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका रिग्रेशन एनालिसिस वाला। तो रिग्रेशन के मैंने आपको टॉपिक ऊपर बता ही दिए थे, ये सारे आपके टॉपिक कवर करने हैं आपको, ठीक है। रिग्रेशन होता क्या है, तो इट रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ये एक तरीके की स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे हम दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे मॉडलिंग करते हैं, मतलब एक तरीके से क्रिएट करते हैं। In general sense, regression analysis means the estimation or prediction of known value of one variable from known value of another variable। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं या फिर प्रेडिक्ट करते हैं एक अननोन वैल्यू की। एक वेरिएबल है उसकी अननोन वैल्यू है, उसे हम प्रेडिक्ट करते हैं किसकी मदद से, जो हमारा दूसरा वेरिएबल है उसकी जो नॉन वैल्यू है उसकी मदद से। तो वो कहलाता है आपका रिग्रेशन। It is one of the most important and widely used statistical technique in almost all science, natural, social and physical। ये सबसे important और widely used statistical technique है। Regression analysis is a powerful statistical methodology which consists in developing a mathematical equation that relate the known variable to the unknown variable। इसके अंदर क्या करा जाता है, एक mathematical equation डेवलप करी जाती है जो कि known variable को unknown variable के साथ relate कर देता है। The known variable also called independent variable and the variable which are predicted are to be dependent variable। जो वेरिएबल हमें पता होता है, नॉन होता है, उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो वेरिएबल हमें प्रिडिक्ट करना होता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर का। तो रिग्रेशन रेफर्स टू एन एवरेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट विद वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन हमारा क्या होता है, एक तरीके की एवरेज होती है रिलेशनशिप की, किसके बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। सच रिलेशनशिप इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय लाइन ऑफ रिग्रेशन ड्रॉन बाय द मेथड लीस्ट स्क्वायर। तो जो ये रिलेशनशिप होती है उसे हम रिग्रेशन लाइन की मदद से शो करते हैं, और जो रिग्रेशन लाइन हम किसकी मदद से बनाते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड की मदद से बनाते हैं। तो द लाइन ऑफ रिग्रेशन कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली और ड्राइव्ड algebraically with the help of regression equation। Before the equation of the least line can be determined, some criteria must be established as to what condition the best line should satisfy। तो जो ये लाइन ऑफ रिग्रेशन है ये हम ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं या एल्जेब्रिकली भी निकाल सकते हैं, जो कि हम किसकी मदद से, रिग्रेशन इक्वेशन की मदद से ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया होंगे, ये देखना पड़ता है कि पहले वो लाइन उन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो द लाइन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। लाइन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। पहला है द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन आर इक्वल टू 0। जो सम होगा डेविएशन का अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन वो किसके, 0 के इक्वल होगा। फिर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दिस डेविएशन इज लेस देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। जो इन स्क्वायर के डेविएशंस का सम होगा, मतलब जो ये डेविएशन है उनकी स्क्वायर का सम होगा, वो क्या होगा, कम होगा किसी और नंबर की स्क्वायर के डेविएशन के साथ, ठीक है। फिर द लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट मीन वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। जो रिग्रेशन लाइन है वो मीन वैल्यू पर इंटरसेक्ट करेगी। फिर व्हेन द डेटा रिप्रेजेंट अ सैंपल फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन द लीस्ट स्क्वायर लाइन इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन लाइन। अगर जो डेटा है वो एक लार्जर पॉपुलेशन से है तो जो लीस्ट स्क्वायर लाइन है वो क्या शो करेगी, बेस्ट एस्टिमेट शो करेगी पॉपुलेशन लाइन का, ठीक है। अब आती है आपकी रिग्रेशन लाइन क्या होती है। तो द टू रिग्रेशन लाइन इंडिकेट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल। जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो कोरिलेशन होता है उसे दो रिग्रेशन लाइन की मदद से शो करा जाता है। द टू रिग्रेशन लाइन कैन बी, अब दो रिग्रेशन लाइन कौन कौन सी होती हैं, द वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन इज द नेम गिवन टू रिग्रेशन विच इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग वाई गिवन अ वैल्यू ऑफ एक्स।
एक होती है y ऑन x की रिग्रेशन लाइन, जिसके अंदर हम y की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं और हमें x की वैल्यू पता होती है। दूसरी होती है x on y रिग्रेशन लाइन, द नेम गिवन टू रिग्रेशन लाइन विच इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग x गिवन अ वैल्यू ऑफ y। दूसरी होती है आपकी x on y, जिसके अंदर आपको x की वैल्यू एस्टिमेट करनी होती है और आपको y की वैल्यू पता होती है, ठीक है। द टू रिग्रेशन लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं रिग्रेशन लाइंस को, ठीक है। अब इन केस ऑफ अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन r इज इक्वल टू +1 एंड इन केस ऑफ अ परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन r इज इक्वल टू -1, सो द टू रिग्रेशन लाइन विल कोइंसाइड। क्या बोला है, अगर कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है तो r किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, पॉजिटिव 1 के, और अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो r -1 के बराबर होगा। सो दैट, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जो दो रिग्रेशन लाइन है वो आपस में कोइंसाइड कर रही है। फिर द फार्दर द टू रिग्रेशन लाइन फ्रॉम ईच अदर लेसर विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड नियर द टू रिग्रेशन लाइन मोर विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जो दो रिग्रेशन लाइन है वो जितनी दूर है उसका मतलब है कि उनके बीच में उतनी ही कम डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वेरिएबल के बीच में, और जितनी पास होती है रिग्रेशन लाइन उतनी ही उनके बीच में ज्यादा डिग्री ऑफ कोरिलेशन होती है। फिर इफ द वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट द लाइन ऑफ रिग्रेशन विल कट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, मतलब r हमारा 0 के इक्वल है, तो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगी। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होते हैं, तो द इक्वेशन आर नोन एज एस्टिमेटिंग इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन आर अलजेब्रिकली एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। जो हमारी रिग्रेशन लाइन होती है उन्हें ही जब अलजेब्रा फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है तो वो कहलाती है आपकी रिग्रेशन इक्वेशन। अब द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x की रिग्रेशन इक्वेशन हम शो करते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y को शो करते हैं x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इन दिस इक्वेशन a एंड b आर कांस्टेंट विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ लाइन कंप्लीटली। जो a और b है वो कांस्टेंट होते हैं जिन्हें हम पैरामीटर ऑफ लाइन भी कहते हैं। ये आपको वही रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है और उन्हें सॉल्व वगैरह करने का बता रखा है फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखी है इस रिग्रेशन इक्वेशन से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा गया है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जो रिग्रेशन लाइंस होती हैं उनका जो स्लोप होता है उसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। इट हैज द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इफ देयर इज यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमें क्या बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यूनिट चेंज करा जाए। वी हैव टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, हमारे पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं, y on x जिसको हम byx से डिनोट करते हैं, और एक होता है x on y जिसे हम bxy से डिनोट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहला है द वैल्यू ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। इन दोनों की जो वैल्यू है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। हाउएवर वैल्यू ऑफ बोथ द कोएफिशिएंट कैन बी बिलो 1 और एटलीस्ट वन ऑफ देम बी मस्ट बी बिलो 1। दोनों की जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो या तो 1 के आसपास हो, 1 से कम होगी या फिर 1 से छोटी होगी। सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट लाई इन द लिमिट +1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इन दोनों का स्क्वायर रूट होता है वो किसके +1 के अंदर अंदर लाई करे। फिर है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो इन्हीं रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। द साइन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर सेम एंड सो द वैल्यू ऑफ r विल आल्सो बी द सेम साइन। और जो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं इनका साइन हमेशा दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट है द मीन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं इनका जो मीन होता है वो या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। फिर है रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट चेंज इन स्केल। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं वो चेंज ऑफ ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ओरिजिन के चेंज होने से इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर स्केल में चेंज आ जाता है तो इसके अंदर चेंज आता है। फिर है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कैलकुलेट करना है तो हम अगर इन दोनों को रिग्रेशन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकल कर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होती है? कोरिलेशन लिटरली मींस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल दैट वेरी इन सिंपैथी सो दैट मूवमेंट इन वन टेंड टू accompanied by corresponding movement in other।
कोरिलेशन में क्या होता है, ये रिलेशनशिप होती है दो वेरिएबल्स के बीच में, जिसमें अगर एक में चेंज आता है तो दूसरे में भी वही चेंज आता है। On the other hand, regression means stepping back or returning the average value and is mathematically measure expressing the average relationship between two variable। वहीं जो रिग्रेशन होता है वो क्या करता है, ये एक तरीके से मैथमेटिकली रिलेशन एक्सप्रेस करता है दो वेरिएबल्स के बीच में। नेक्स्ट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट rxy between two variable ry is a measure of the direction and degree of linear relationship between two variable that is mutual। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है दो वेरिएबल के बीच में x एंड y के बीच में, वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन और डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बताता है उन दो वेरिएबल के बीच में। रिग्रेशन एनालिसिस एम द स्टेबलाइजिंग द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल अंडर स्टडी एंड देन यूजिंग द रिलेशनशिप to predict or estimate the value of dependent variable from given value of independent variable। वहीं जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है वो क्या बताता है, हमें फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है दोनों वेरिएबल के बीच में, और उसके बाद फंक्शनल रिलेशनशिप की मदद से जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है कोरिलेशन नीड नॉट इम्प्लाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल अंडर स्टडी। However, regression analysis clearly indicate the cause and effect relationship between the variable। कोरिलेशन के अंदर कोई भी कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप नहीं होती है, वहीं जो रिग्रेशन होता है उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप आपकी होती है। नेक्स्ट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट rxy इज रिलेटिव मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो लीनियर रिलेशनशिप बताता है x एंड y के बीच में, और इंडिपेंडेंट होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट के, मतलब इसके अंदर कोई भी मेजरमेंट की यूनिट नहीं होती है। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy एंड bxy आर एब्सोल्यूट मेजर रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल y फॉर अ यूनिट चेंज इन वेरिएबल x। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है bxy एंड byx वो क्या होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर होते हैं, और ये हमें रिलेशनशिप बताते हैं कि अगर y में चेंज आ रहा है तो x की वजह से कितना चेंज उसमें आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है देयर आर नॉनसेंस कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल दैट इज ड्यू टू प्योर चांस एंड हैज नो प्रैक्टिकल रिलेवेंस। कोरिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ शू एंड इंटेलिजेंस ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, देयर इज नो सच थिंग लाइक नॉनसेंस रिग्रेशन। कोरिलेशन के अंदर नॉनसेंस कोरिलेशन हो सकती है, लेकिन रिग्रेशन के अंदर कोई नॉनसेंस रिग्रेशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड एरर और एस्टीमेट ऑफ एस्टीमेट क्या होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला याद करना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 3 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 4। पहले आपके सिलेबस में क्या क्या कवर आपको करना है, टाइम सीरीज डेटा, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स, ट्रेंड एनालिसिस, फिटिंग ऑफ ट्रेंड यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, लीनियर एंड सेकंड डिग्री पैराबोला, फिर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड कन्वर्जन ऑफ एनुअल लीनियर ट्रेंड इक्वेशन टू क्वार्टरली मंथली बेसिस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इतना कंटेंट आपको कवर करना है। तो देखिए सबसे पहले टाइम सीरीज होता क्या है, तो अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन अ वेरिएबल रिकॉर्डेड आफ्टर सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ये एक तरीके की सीरीज होती है किसी चीज के वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन की, जिसके अंदर हम उस वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम, उस चीज को कहा जाता है टाइम सीरीज। द सक्सेसिव इंटरवल आर इक्वल यूजुअली इक्वल टाइम इंटरवल। जो ये सक्सेसिव इंटरवल होते हैं ये कैसे होते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल होते हैं। अब वो कितना भी हो सकता है, चाहे 10 साल का, चाहे 1 साल का, 1 क्वार्टर, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे या फिर 1 घंटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। तो नंबर 1 है देयर आर 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस, टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ डेटा और टू मेक फोरकास्ट फॉर फ्यूचर। जो डेटा है उसके पास्ट बिहेवियर को समझना और फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करना, ये दो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस के। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं टाइम सीरीज के, तो पहला होता है इसमें ट्रेंड। तो इट इज अ ब्रॉड लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन एवरेज वैल्यू ऑफ द फोरकास्ट वेरिएबल वाई ओवर टाइम। ये क्या होता है, एक तरीके की टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है किसी वेरिएबल की अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस चीज को कहा जाता है ट्रेंड। द रेट ऑफ ट्रेंड ग्रोथ यूजुअली वेरी ओवर टाइम। जो ये ट्रेंड के रेट की ग्रोथ की रेट होती है वो अलग अलग होती है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइकिल। तो एन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑसिलेशन ऑफ अनसर्टेन ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड अबाउट ट्रेंड लाइन ड्यू टू सीजनल इफेक्ट विद फेयरली रेगुलर पीरियड और लॉन्ग पीरियड विद इरेगुलर स्विंग इज कॉल्ड साइकिल।
साइकिल क्या होती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड ऑसिलेशन होती है, मतलब ट्रेंड तो या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, लेकिन जो साइकिल होती है उसकी अपवर्ड या डाउनवर्ड ऑसिलेशन होती है किस चीज की, ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड की, अबाउट द ट्रेंड लाइन के साथ में ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग जो ऑसिलेशन मतलब सर्कल फॉर्म में घूमती है उस चीज को कहा जाता है साइकिल। जो ये साइकिल है वो रेगुलर पीरियड के लिए भी हो सकती है और इरेगुलर पीरियड के लिए भी हो सकती है, सीजन के अफेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बिजनेस साइकिल में वेरी इन लेंथ यूजुअली ग्रेटर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 to 7 ईयर। जो बिजनेस साइकिल होती है वो लेंथ में डिफरेंट डिफरेंट होती है, जो कि आपकी 1 साल से ज्यादा की होती है और 5 से 7 साल तक की हो सकती है। नेक्स्ट द मूवमेंट इज थ्रो 4 फेजेस फ्रॉम पीक टू कॉन्ट्राडिक्शन टू थ्रो टू एक्सपेंशन। जो ये आपकी मूवमेंट होती है वो 4 फेजेस में होती है, पीक से कॉन्ट्राडिक्शन और थ्रो से एक्सपेंशन तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीजनल, तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ साइकिल कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इन विच द मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ साइकिल डू नॉट वेरी बट हैपन एट रेगुलर इंटरवल ईच ईयर। इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरीके का स्पेशल केस होता है जिसके अंदर जो साइकिल कंपोनेंट होता है टाइम सीरीज का, वो मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन में अलग अलग नहीं होता बल्कि सेम इंटरवल के अकॉर्डिंग होता है। इरेगुलर क्या होता है, एन इरेगुलर और इरेटिक मूवमेंट इन टाइम सीरीज इज कॉज्ड बाय शॉर्टन अनएंटिसिपेटेड एंड नॉन रिकरिंग फैक्टर। इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो इरेगुलर और इरेटिक होती है, और किसकी वजह से होती है, अनएंटिसिपेटेड और नॉन रिकरिंग फैक्टर की वजह से ये मूवमेंट ऐसी होती है। दीज फॉलो नो स्पेसिफिक पैटर्न, ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल व्हिच अज्यूम दैट फोरकास्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट इज द इफेक्ट ऑफ 4 कंपोनेंट ऑन टाइम सीरीज इज इंटरडिपेंडेंट। क्या बोला है कि किसी भी वेरिएबल का फोरकास्ट क्या होता है, उसके जो टाइम सीरीज के जो 4 कंपोनेंट हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और जो ये चारों कंपोनेंट है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, y इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई आई, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के इक्वेशन है। टी का मतलब ट्रेंड, सी का मतलब साइक्लिकल, एच का मतलब सीजनलिटी और आई का मतलब इरेगुलरिटी। The multiplicative model is appropriate in situation where the effect of SCI is measured in relative sense and not in absolute sense. ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल तब अप्रोप्रिएट होता है जब हम SC और I को रिलेटिव सेंस में मेजर करें, एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर ना करें। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ SCI इज एज्यूम टू बी लेस देन 1, और जो इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है SCI का वो हमेशा 1 से कम एज्यूम करा जाएगा। ये आपको एग्जांपल दिया है इसका, इसे आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा एडिटिव मॉडल। तो इन दिस मॉडल इट इज अज्यूम दैट इफेक्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। किसी वेरिएबल के जो कंपोनेंट है उनको अगर हम ऐड कर दें तो हम उनका इफेक्ट जान सकते हैं कि उनका इफेक्ट क्या होगा टाइम सीरीज के ऊपर, तो उस चीज को कहा जाता है एडिटिव मॉडल। इसके अंदर भी आपके चारों कंपोनेंट को ऐड कर दिया जाता है, टी प्लस सी प्लस एस प्लस आई। Here SCI are absolute quantity and can have positive और negative value। यहाँ पर जो SC और I है ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती हैं। However in real life time series data this assumption does not hold good, लेकिन जो रियल लाइफ में है वो ऐसी assumption पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या होता है, तो टाइम सीरीज एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्राइबिंग, इवैल्यूएटिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज मॉडल that split a particular series into understandable and explainable portion and that enable one to identify trend, to eliminate extraneous factor and make forecast of projection appropriately। टाइम सीरीज एनालिसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो टाइम सीरीज मॉडल है के कंपोनेंट होते हैं उन्हें अंडरस्टैंड करा जाता है, डिस्क्राइब करा जाता है, इवैल्यूएट करा जाता है और एक्सट्रैक्ट करा जाता है। जिससे क्या होता है, जो टाइम सीरीज है वो अंडरस्टैंडेबल और एक्सप्लेनेबल पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, जिसकी मदद से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एक्सट्रेनियस फैक्टर को एलिमिनेट कर पाते हैं और प्रोजेक्शन अप्रोप्रिएटली कर पाते हैं। In other words, time series analysis enable the structure of data to be understood, trend to be identified and forecast to be made। सिंपल वर्ड में अगर कहें तो टाइम सीरीज एनालिसिस किस चीज में हेल्प करता है, डेटा को अंडरस्टूड करने में, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में और फोरकास्ट को बनाने में हेल्प करता है टाइम सीरीज एनालिसिस। नेक्स्ट है टेक्निक फॉर एक्सट्रैक्टिंग द ट्रेंड। ट्रेंड को एक्सट्रैक्ट करने की, आइडेंटिफाई करने की क्या क्या टेक्निक है, तो मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट एवरेज और मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। 3 मेथड है आपके पास।
तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो आपको पढ़ना है, तो इन ऑर्डर टू यूज दिस मेथड फॉर ऑब्टेनिंग अ ट्रेंड लाइन फॉर अ टाइम सीरीज इट इज नेसेसरी टू कंसीडर द टाइम सीरीज एज बाइवेरिएट डेटा। टाइम सीरीज के अंदर से ट्रेंड निकालने के लिए इस मेथड के थ्रू आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि जो टाइम सीरीज है वो एक बाइवेरिएट डेटा है। तो स्टेप दिए आपको, टेक फिजिकल टाइम एज अ वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको फिजिकल टाइम टी लेना है एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टेक डेटा वैल्यू देमसेल्फ एज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डेटा की वैल्यू है उन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल मानना है। कैलकुलेट लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई टी ऑन टी एज वाई टी। फिर आपको लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो आपने लास्ट यूनिट में पढ़ा है वाई ऑन टी की लाइन आइडेंटिफाई करनी है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी टी करके। फिर ट्रांसलेट द रिग्रेशन लाइन दिस वेयर एनी गिवन वैल्यू ऑफ टी विल yield द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द ट्रेंड। फिर आपको उसमें टी की कोई वैल्यू पुट करनी है और वाई टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरीके से आपकी ये लीस्ट स्क्वायर की ट्रेंड लाइन बनकर आ जाती है। ठीक है, ये आपको इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन वगैरह दिए हैं, फॉर्मूलाज वगैरह दिए हैं, ये आपको इलस्ट्रेशन दी है। ठीक है, सॉल्व करके ये पूरी सॉल्व करके यहाँ पर आ रखी है और लास्ट में आपकी यहाँ पर ये इक्वेशन निकल कर आई है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकंड डिग्री पैराबोला क्या होता है। तो द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर ट्रेंड इज द सेकंड डिग्री पैराबोला। नॉन लीनियर ट्रेंड इसका एक जो एग्जांपल है वो होता है आपका सेकंड डिग्री पैराबोला, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, yc is equal to a plus bx plus cx square. When numerical value of a, b, c have been derived, the trend value for any year can be computed substituting in the equation the value of x for that year. x की वैल्यू उस साल के लिए पुट करके हम a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि ट्रेंड वैल्यू आपकी होती है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, तो आप इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x वो a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। ये चीज आपकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैं आपको एक बार कंसेप्ट बता दे रहा हूँ और आपको फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ उसका। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्टिंग द ट्रेंड ओरिजिन। तो ट्रेंड आर यूजुअली फिटेड टू एनुअल डेटा विद मिडल ऑफ द सीरीज एज ओरिजिन। जो ट्रेंड होते हैं वो आपके एनुअल डेटा के लिए यूज करे जाते हैं, जिसमें मिडल वैल्यू जो होती है आपकी डेटा की वो क्या कहलाती है, ओरिजिन कहलाती है। एट टाइम इट में बी नेसेसरी टू चेंज द ओरिजिन ऑफ द ट्रेंड इक्वेशन टू सम अदर पॉइंट इन द सीरीज। इस टाइम पर आपको क्या जरूरत होती है, जो आपका ट्रेंड की इक्वेशन है आप उसके ओरिजिन को चेंज करें। फॉर एन अर्थमेटिक स्ट्रेट लाइन वी हैव टू फाइंड आउट न्यू वाई इंटरसेप्ट लाइज द वैल्यू ऑफ ए। तो इसके लिए आपको जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके लिए एक न्यू वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। द वैल्यू ऑफ बी रिमेन अनचेंज। इसके अंदर जो बी की वैल्यू होती है वो अनचेंज रहती है सिंस द स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन रिमेन सेम, क्योंकि जो स्लोप होता है ट्रेंड लाइन का वो हमेशा सेम रहता है। द प्रोसीजर ऑफ शिफ्टिंग द ओरिजिन में बी डन बाय एक्सप्रेशन। तो जो इक्वेशन होती है आपके ओरिजिन को शिफ्ट करने की वो ये आपकी इक्वेशन बनती है। वेयर के इज द नंबर ऑफ टाइम यूनिट शिफ्टेड, जहाँ पर के का मतलब क्या होता है, कितने टाइम यूनिट को शिफ्ट करा गया है। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड फॉरवर्ड इन टाइम के इज पॉजिटिव। अगर ओरिजिन आपका फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है तो के पॉजिटिव होगा, वरना और अगर बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है तो के की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब ये शिफ्टिंग ओरिजिन वाली की एक इलस्ट्रेशन दिया, आपको सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ एनुअल ट्रेंड टू मंथली ट्रेंड। अगर कोई एनुअल ट्रेंड है आपको उसे मंथली ट्रेंड में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फ्रॉम एनुअल ट्रेंड इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन मंथली ट्रेंड इक्वेशन विदाउट एनी लॉस इन एक्यूरेसी वेयर वाई यूनिट आर एनुअल टोटल, देन एनुअल ट्रेंड इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इन इक्वेशन ऑफ मंथली टोटल बाय डिवाइडिंग द कंप्यूटेड कांस्टेंट a बाय 12 एंड द वैल्यू ऑफ b बाय 144। क्या बोला है, अगर कोई ट्रेंड इक्वेशन है उसे आपको एनुअल से मंथली में चेंज करना है तो इसके अंदर जो आपका a कांस्टेंट होता है उसे आप 12 से डिवाइड कर दें और b कांस्टेंट को 144 से डिवाइड कर दें तो आपकी वो इक्वेशन मंथली ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से आप अगर कर देंगे तो आपकी ये मंथली ट्रेंड की इक्वेशन निकल कर आ जाती है। ठीक है, ये आपको इलस्ट्रेशन दी है इससे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 4 की वन शॉट रिवीजन भी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यूनिट नंबर 5। पहले कंसेप्ट देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो मीनिंग एंड यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ लेस्पायर्स, पास्चे एंड फिशर्स, आइडल इंडेक्स, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस, बीएसई, सेंसेक्स एंड एनएसई निफ्टी। ठीक है, तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर होता क्या है। इंडेक्स नंबर आर द स्टैटिस्टिकल डिवाइस डिजाइन टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन लेवल ऑफ सर्टेन फिनोमेना इन टू और मोर सिचुएशन। इंडेक्स नंबर क्या होता है, एक तरीके का स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, मतलब स्टैटिस्टिक का टूल है जो कि हम किस लिए यूज करते हैं,
किसी फेनोमेना की वजह से दो या दो से ज्यादा सिचुएशन में क्या चेंज आया है उस चीज को मेजर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। द फेनोमेना अंडर कंसिडरेशन में बी एनी फील्ड ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। जो फेनोमेना है मतलब जो इसमें कॉज बताया है वो क्या हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकती है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की। इट में रेफर टू अ सिंगल वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड वेरिएबल। इसके अंदर या तो कोई सिंगल वेरिएबल आ सकता है या फिर कोई सारे रिलेटेड वेरिएबल भी आ सकते हैं। द वेरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग कंपैरिजन में रेफर टू आइदर। अब किस किस सिचुएशन में हमें फेनोमेना की मदद से सिचुएशंस को कंपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब हमें ये इंडेक्स नंबर का यूज क्यों करना पड़ता है। तो द चेंजेस ओकर ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से। द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर प्लेस, दो या दो से ज्यादा जगह हैं उनके में जो डिफरेंस होता है उसको कंपेयर करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। द वेरिएशन बिटवीन सिमिलर कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो सिमिलर कैटेगरी के ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके लिए। सच एज पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम और प्रोफेशन। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर इंडिकेटिंग द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ डेटा वेयर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल मूवमेंट इज डिफिकल्ट और इनकेपेबल ऑफ बीइंग मेड। तो इंडेक्स नंबर एक ऐसा टूल है जिसका यूज हम किस लिए, रिलेटिव मूवमेंट फाइंड करने के लिए करते हैं जब हम एक्चुअल मूवमेंट को फाइंड नहीं कर सकते। मतलब डेटा इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या एक्चुअल मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उस टाइम पर हम रिलेटिव मूवमेंट को मेजर कर लेते हैं इंडेक्स नंबर की मदद से। ठीक है, फिर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है इंडेक्स नंबर की। तो नंबर 1 है इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज। एन एवरेज इज अ समरी फिगर मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप ऑफ फिगर। इंडेक्स नंबर हैज ऑल दिस फंक्शन टू परफॉर्म। जो इंडेक्स नंबर होता है वो एक तरीके का एवरेज होता है डेटा की। जैसे कि जो हमारी एवरेज होती है वो क्या बताती है, हमें सेंट्रल टेंडेंसी बताती है डेटा की, वैसे ही इंडेक्स नंबर भी हमें डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज सो एज टू शो द एक्सटेंट ऑफ चेंज। हाउएवर परसेंटेज साइन इज नेवर यूज्ड। जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में हम शो करते हैं, लेकिन उसके साथ में कभी भी परसेंटेज का साइन हम शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर मेजर चेंज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। तो द टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर इज यूटिलाइज्ड इन मेजरिंग चेंज इन मैग्नीट्यूड व्हिच आर नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। सच मैग्नीट्यूड डू नॉट एग्जिस्ट इन देमसेल्फ। इंडेक्स नंबर का हम यूज किस लिए करते हैं, मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए करते हैं, रिलेटिव मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जब हम एक्चुअल मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं तब। फिर है इंडेक्स नंबर आर फॉर कंपैरिजन। तो द इंडेक्स नंबर बाय देयर नेचर आर कंपैरेटिव। दे कंपेयर चेंज टेकिंग प्लेस ओवर टाइम बिटवीन प्लेस और बिटवीन लाइक कैटेगरीज। तो जो इंडेक्स नंबर है उसका नेचर कैसा होता है, कंपैरेटिव होता है। मतलब इंडेक्स नंबर जब भी यूज होगा तो या तो दो टाइम पीरियड को कंपेयर करने के लिए यूज होगा, दो प्लेसेस को कंपेयर करने के लिए यूज होगा, या दो कैटेगरी को कंपेयर करने के लिए यूज होगा। ठीक है, यूजेस क्या क्या आते हैं इंडेक्स नंबर के। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर है इकोनॉमिक बैरोमीटर। तो इंडेक्स नंबर आर इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल बिजनेस कंसर्न इन बिजनेस प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन। जो इंडेक्स नंबर है वो एक तरीके का टूल है किसके लिए, मैनेजमेंट पर्सनल के लिए, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक बिजनेस के अंदर, जो कि हमें बिजनेस प्लानिंग और एग्जीक्यूटिव डिसीजन फॉर्म करने में हेल्प करता है। फिर इंडेक्स नंबर हेल्प इन स्टडीइंग ट्रेंड एंड टेंडेंसी। तो सिंस द इंडेक्स नंबर स्टडीज द रिलेटिव चेंज इन लेवल ऑफ फेनोमेना एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ जनरल ट्रेंड फॉर अ ग्रुप ऑफ फेनोमेना इन टाइम सीरीज डेटा। इंडेक्स नंबर का यूज किस लिए और किया जाता है, ये हमें ट्रेंड को फाइंड करने में हेल्प करते हैं कि जो डेटा है उसमें कैसा ट्रेंड है, क्या पास्ट ट्रेंड रहा है। फिर इंडेक्स नंबर हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग डिसीजन एंड पॉलिसी। तो इंडेक्स नंबर ऑफ द डेटा रिलेटिंग टू वेरियस बिजनेस एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स सर्व एज एन इंपॉर्टेंट गाइड टू फॉर्मुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट पॉलिसी। बिजनेसेस के अंदर इंडेक्स नंबर का यूज करके हम क्या कर पाते हैं, जो इकोनॉमिक वेरिएबल है उन्हें कंपेयर कर पाते हैं और उनसे रिलेटेड फिर एप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉर्म कर पाते हैं। Although index number are now widely used to study the general economic and business condition of society, they are also applied with advantage for formulating and revising the policy from time to time. और इसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, जो हमारी पॉलिसीज हैं पहले से उन्हें एक तरीके से फॉर्मुलेट कर पाते हैं और रिवाइज कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्राइस इंडेक्स मेजर द परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी। तो अ ट्रेडिशनल यूज ऑफ इंडेक्स नंबर इन मेजरिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी।
पहले इंडेक्स नंबर का यूज किस लिए और करा जाता था? मनी की परचेजिंग पावर मेजर करने के लिए करा जाता था। Since the change in price and purchasing power of money are inversely related, an increase in general price index indicate that purchasing power money has gone down. जो प्राइस होता है और परचेजिंग पावर ऑफ मनी होती है उसमें इनवर्स रिलेशन होती है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और वाइस वर्सा ऐसा होता है। इन जनरल द परचेजिंग पावर ऑफ मनी हैज कंप्यूटेड। जो परचेजिंग पावर है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो 1 अपॉन जनरल प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100 करके परचेजिंग पावर मेजर करी जाती है। ठीक है, फिर है इंडेक्स नंबर एज यूज्ड फॉर डिफ्लेशन। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर यूज्ड फॉर डिफ्लेशन ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट इनकम वैल्यू सीरीज इन नेशनल अकाउंट। डिफ्लेशन के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज करा जाता है जब डिफ्लेशन देखनी हो नेट नेशनल प्रोडक्ट में या फिर इनकम वैल्यू सीरीज में, तो इंडेक्स नंबर का यूज करा जाता है। ठीक है, ये आपके यूजेस हो गए इंडेक्स नंबर के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो पहला होता है प्राइस इंडेक्स नंबर। द प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर द जनरल चेंज इन प्राइस। ये क्या मेजर करता है कि प्राइस में कितना चेंज आ रहा है उसे। फिर आता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर स्टडी द चेंज इन वैल्यू ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड कंज्यूम्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मेजर करता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, कंज्यूम हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं उनके वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है। फिर वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो दीज आर इंटेंडेड टू स्टडी द चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट सच एज इंडिसेस ऑफ रिटेल सेल और प्रॉफिट और इन्वेंट्री। वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या मेजर करता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट को मेजर करता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में कितना चेंज आया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है? जब आप क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है, उसमें क्या चेंज आ रहा है वो मेजर करता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये आपके 3 तरीके के इंडेक्स नंबर होते हैं। फिर है आप एक इंडेक्स नंबर फॉर्म कैसे करते हैं? तो सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर्म करने के लिए आप सिंपल प्राइस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन प्राइस और क्वांटिटी ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। ये एक सिंगल कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस बता रखा है आपको। इंडेक्स फॉर एनी पीरियड कैसे निकलता है? वैल्यू इन पीरियड आई अपॉन में वैल्यू इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आप निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है अगर P01 निकालना है तो P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 और अगर Q01 निकालना है तो Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे रिलेटेड आपको ये इलस्ट्रेशन दे रखी है, साथ में सॉल्यूशन दिया है। नेक्स्ट आता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो कंपोजिटिव इंडेक्स नंबर में पहला आएगा सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस या क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है आपका P01 निकालना है तो सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100 और Q01 निकालना है तो सिग्मा Q1 अपॉन में सिग्मा Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। सिग्मा का मतलब यहाँ सम टोटल है। ठीक है, ये होता है आपका एग्रीगेटिव का फॉर्मूला। ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दे रखी है और नीचे सॉल्यूशन दिया है। फिर है इंडेक्स नंबर इंडेक्स ऑफ एवरेज ऑफ प्राइस और क्वांटिटी रिलेटिव। तो ये कैसे निकालते हैं? तो P01 निकालने के लिए सिग्मा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में n टोटल नंबर। उसके बाद Q01 निकालना है अगर तो सिग्मा Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में n। ये आपका इसका फॉर्मूला है। ये इलस्ट्रेशन दिया आपको। ठीक है, साथ में सॉल्यूशन है। फिर है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो इसके लिए आपकी कुछ टाइप्स हैं। इसमें पहला आएगा लेस्पायर्स इंडेक्स। तो लेस्पायर इंडेक्स में फॉर्मूला होता है आपका P01 का सिग्मा P1 इंटू Q0 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं और क्वेश्चन में पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको उस क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकालना होता है। ठीक है, फिर है लेस्पायर का क्वांटिटी इंडेक्स। तो सिग्मा Q1 अपॉन इंटू P0 अपॉन में Q0 इंटू P0 अपॉन इंटू 100। ठीक है, पास्चेज का फॉर्मूला आपको ये दिया है सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। क्वांटिटी का है सिग्मा Q1 P1 अपॉन में Q0 P1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन दिया है। ठीक है, और साथ में सॉल्यूशन दिया है। लास्ट है फिशर्स का आइडियल इंडेक्स क्या होता है? तो फिशर्स का फॉर्मूला होता है रूट में लेस्पायर इनटू पास्चेज अपॉन में और क्वांटिटी इंडेक्स अगर निकालना है तो क्वांटिटी ऑफ लेस्पायर और क्वांटिटी ऑफ पास्चेज, जो ऊपर वाले आपने दोनों करे हैं उन्हीं की मल्टीप्लिकेशन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज कैलकुलेटेड नॉन द एवरेज चेंज ओवर टाइम इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। ये क्या मेजर करता है? एवरेज चेंज किस चीज में, जो कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम करता है उसके प्राइस में क्या एवरेज चेंज आया है, उसे कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
The need to construct consumer price index arises because the general index fails to give an exact idea of effect of change in general price level on cost of living of different class of people because a given change in level of price affect different class of people in different manner. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो जनरल प्राइस इंडेक्स है वो हमें नहीं बता पा रहा था कि एक्चुअल में जो प्राइस का लेवल है उसमें चेंज आने से कॉस्ट ऑफ लिविंग पर क्या चेंज आ रहा है। क्योंकि क्या होता है, हर पर्सन का प्राइस पर चेंज आने की वजह से अलग अलग इम्पैक्ट होता है। कोई अमीर है उसको कम इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई गरीब होता है तो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया गया है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ राइज एंड फॉल इन प्राइस ऑन डिफरेंट क्लास ऑफ कंज्यूमर लिविंग इन डिफरेंट एरिया। जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिफरेंट क्लास ऑफ कंज्यूमर पर क्या क्या इफेक्ट आया है वो बताने में हेल्प करता है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द डिमांड फॉर हायर वेज इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड द वेज एंड द सैलरी इन मोस्ट नेशन आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि जो वेजेस वगैरह की डिमांड होती है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही रखी जाती है और जो वेजेस वगैरह होते हैं वो इसी के बेसिस पर डिसाइड करे जाते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्रिपेयर करने के दो मेथड होते हैं, एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड रिलेटिव मेथड। एग्रीगेटिव मेथड के अंदर आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन में P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। और वेटेड में फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा IV अपॉन सिग्मा V, जहाँ पर I कैसे निकलता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 और V कैसे निकलता है P0 इंटू Q0। ठीक है, ये आपको इलस्ट्रेशन दिया है, फॉर्मूला पुट करके आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ BSE सेंसेक्स एंड NSE निफ्टी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1875 एज एन एसोसिएशन ऑफ नेटिव ब्रोकर नेम्ड एज नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था वो 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था एज अ नेटिव ब्रोकर। Its formal deed of association was executed in 1887. This stock exchange is now popularly known as Bombay Stock Exchange. उस टाइम पर इसे नेटिव ब्रोकर, नेटिव शेयर या स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। बाद में इसकी जो फॉर्मल डीड है वो 1887 में कंप्लीट हुई थी, एग्जीक्यूट हुई थी और आज के टाइम पर इसी स्टॉक एक्सचेंज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नाम से जाना जाता है। The stock exchange played a significant role during the phase of recovery from several years of depression. It was the first to recognized by the government of India. ये पहला स्टॉक एक्सचेंज था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज करा था। The exchange, while providing an efficient and transparent market for trading in security, debt and derivative, uphold the interest of investor and ensure redressal of various grievances, whether against the company or its own member or broker. ये क्या है, एक तरीके का एक्सचेंज है जो कि एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर में सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग में डील करता है। सिक्योरिटीज, डेट और डेरिवेटिव होते हैं, हर तरीके की इन इंस्ट्रूमेंट्स में ये डील करता है। नेक्स्ट है सेंसेक्स। तो द बैरोमीटर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स नंबर ऑफ इक्विटी प्राइस सेंसेक्स इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड इक्विटी प्राइस इंडेक्स इन द कंट्री। सेंसेक्स क्या है, एक तरीके का इक्विटी प्राइस इंडेक्स है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंसिटिव इंडेक्स नंबर ऑफ इक्विटी प्राइस। ठीक है, सेंसेक्स फर्स्ट कंप्लाइड इन 1986। ये कब आया था, 1986 में। वॉज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड। और सेंसेक्स कैलकुलेटेड कैसे करा जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट के मेथड से कैलकुलेट करा जाता है। methodology of 30 component stock representing large well established and financially sound companies across key sector। सेंसेक्स के अंदर आपकी 30 जो सबसे लार्ज वेल स्टेबलाइज्ड और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं उन्हें इंक्लूड करता है। द बेस ईयर ऑफ सेंसेक्स वाज 1978-79। जो बेस ईयर है सेंसेक्स का वो क्या है, 1978-1979 है। Sensex today is widely reported in both domestic and international markets through print as well as electronic media. It's scientifically designed and is based on globally accepted construction and review methodology। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे NSE कहा जाता है। तो in order to provide a nationwide stock trading facility to investor and to bring the Indian financial market in line with international market, the NSE was set up and it started operation by 1993.
अब पूरे नेशन के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर ट्रेडिंग को बढ़ाना और जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है उसे इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपेयर कर पाना और स्टेबलाइज कर पाना, उसके लिए क्या करा गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्टेबलाइज करा गया 1993 में। फर्दर इट स्टार्टेड ट्रेडिंग इन डेट इंस्ट्रूमेंट इन मे 1994। स्टार्टिंग में ये इक्विटी में डील कर रहा था, मई 1994 से इसने डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ भी डील करना शुरू कर दिया और नवंबर 1994 से इक्विटी शेयर से। The NSE use the electronic trading system and computerized settlement system। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है और कंप्यूटराइज्ड चीजों से चलता है। It was recently not accorded recognition as stock exchange by Department of Company Affairs। The instrument traded are treasury bill, government security, bond issued by public sector companies। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं आपके, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है NSE 50 निफ्टी। तो द NSE 50 इंडेक्स निफ्टी वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये NSE 50 इंडेक्स किसने, निफ्टी जो नाम का है, NSE स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च करा था अप्रैल 1996 में, टेकिंग एज बेस ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ नवंबर 3 1995। और इसके अंदर बेस प्राइस क्या लिया गया था, नवंबर 3 1995 का जो प्राइस था उसे बेस प्राइस लिया गया था। When 1 year of operation of its capital market segment was completed, the index is based on price of share of 50 companies, each with a market capitalization of at least 500 crore and having a degree of liquidity। NSE 50 के अंदर क्या आता है आपका, 50 ऐसी कंपनी जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 500 करोड़ और उससे ज़्यादा की है, ऐसी टॉप 50 कंपनीज को इंक्लूड करा गया है। The methodology used for calculation of index is market capitalization weights as followed by S&P 500। और जो मेथोडोलॉजी यूज करी गई है निफ्टी 50 कैलकुलेट करने के लिए वो क्या करी गई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज के बेसिस पर इसे कैलकुलेट करा गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।